तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के वन शॉट वीडियो दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यस, यू हर्ड दैट राइट बच्चों। इस वन शॉट के बाद आप इसको डायरेक्टली देखिए और आपका सारा एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज के सारे प्रश्न मैं यहीं सॉल्व करवाऊंगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आई एश्योर यू कि इस चैप्टर से इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए बच्चे लोग, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। आपको अपने साथ रखना है एक पेपर और पेन, जिसपे अगर आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको लगे कि अरे ये मुझे नहीं आता था, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर इजी वे में आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, एक हाइलाइटर और एक पेंसिल लेके बैठना। हाइलाइटर तो बात की बात है, पेंसिल से जो जो पॉइंट तुम्हें लगे अच्छा ये इंपॉर्टेंट था, अच्छा ये डेफिनेशन थी, उसको साथ साथ मार्क करते रहना, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे लोग, जब तुम्हें पता चले अच्छा ये तो मुझे आ गया, उसको पेंसिल को बेशक से इरेज करने ला, लेकिन जब तुम रिविजन्स कर रहे हो, जो जो चीजें तुम्हें लगे कि यार मैं तो बार बार भूले जा रहा हूं, तो केवल उनको हाईलाइट करना, ठीक है जी। तो ऐसे आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इजी पीजी। आपको 20 तरीके की नोटबुक्स अपने साथ नहीं रखनी पड़ेंगी और साथ में क्या है, एग्जाम में बस एनसीईआरटी खोलो, तुम्हें अपने हाईलाइट से, तुम्हें अपने पेंसिल से जो अंडरलाइन है वो दिख जाएंगे। हर एक टेस्ट की तैयारी उन्हीं से कर लेना और बाकी सारी चीजें बच्चे लोग, अगर आपको कुछ भी नोट करना है, आपको लग रहा है, प्लीज क्वेश्चन आंसर तो एज इट इज बिल्कुल मत लिखना बच्चों। क्वेश्चन आंसर एज इट इज लिखने से पेपर में नंबर कट जाते हैं। बाकी बहुत सारी बातें हम सेशन के ड्यूरिंग भी करते रहेंगे, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे नए हैं उनको बहुत सारा वेलकम, और जो भी रिटर्न कर रहे हैं भैया वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी बच्चे लोग, आज के जो हमारा लेक्चर होने वाला है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। आई थिंक नाउ इट इज बेटर, ठीक है, अभी पूरा दिखेगा तुम्हें। चलो जी, तो क्या है बच्चे लोग, ये तुम्हारा क्लास 10th का भी चैप्टर 10 है, ठीक है ना। 10 हो गया भैया, C10 दोनों का C10 है, ठीक है ना। तो भैया पूरे जोश जोरों शोरों के साथ, ठीक है, लग जाना, ठीक है। और एक बार ये भी बता देना क्लास के नीचे सबसे पहले कमेंट करके कि भैया हाउ द जोश, और जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जोश हाय हमें कैसे दिखाना होता है। इसका आंसर जो जो बच्चे नए हैं, आपको क्या लिखना होता है, इसका आंसर हाय सर, और इस हाई में जो एच होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा जोश। चलिए बच्चों लोग, अब हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हम ऐसे ही सीरीज वाइज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले द ह्यूमन आई पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन है क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होते हैं और उनका करेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटारेक्ट क्या होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है जी। दैट्स इट, इतना ही चैप्टर है, आराम आराम से समझना, बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों अगर ये वीडियो देख के जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा भला तो हो ही जाएगा। चलिए, पर एक और कंडीशन है, इसमें मैं दूंगी आपको होमवर्क प्रश्न, लेकिन मैम कब दोगे, बीच में दूंगी बच्चे लोग। एक आपको मिड में है ना, एक आपको स्टार्ट में, एक मिड में और एक एट द एंड। आपको तीनों के तीनों होमवर्क प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में करना है। जो जो बच्चे कमेंट सेक्शन में सबसे अच्छा उत्तर देंगे उनका नाम किया जाएगा शाउट आउट, शाउट आउट, शाउट आउट। तो चलिए बच्चे लोग फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए ओके, 6, 7, 8, 9, 10 भी हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन देखेंगे हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखेंगे हम। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम देखेंगे, उसके बाद टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट एंड रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल्स क्यों होता है। और साथ में हम फिर देखेंगे समरी विद क्विक रिवीजन और एक्सरसाइज के प्रश्न, ठीक है। मैम इन टेक्स्ट के प्रश्न बच्चों जैसे जैसे आपको चैप्टर दिया गया है एकदम वैसे वैसे सारे के सारे इन टेक्स्ट भी बीच बीच में सारे के सारे कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने सारी की सारी लाइव क्लासेस मिस कर भी दी हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर आया है आपका वन शॉट। चलिए जी, जो बच्चे मुझे नहीं जानते तो बच्चे लोग, मेरा नाम है नैना उर्फ मुस्कान मैम और मैं हूं आपकी साइंस होस्ट एंड दोस्त फॉर क्लास 9th and 10th। चलिए जी, सब कुछ क्लियर से दिख रहा है, ओके जी, बिल्कुल सब बढ़िया से। देखो अभी द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो बच्चे लोग, अब अपन को देखना है क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या फंक्शन होता है। तो जो ह्यूमन की आई है ना बच्चों, उसका जो डायामीटर है, ठीक है, वो अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होता है और वो एक स्फेरिकल ऑर्गन
होता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्कल एंड द स्फीयर। सिर्फ कितना सा डिफरेंस है, अगर इस तरीके से आपको एक सर्कल बना दिख रहा है सो दिस इज द सर्कल, लेकिन अगर मैं इस सर्कल को फिल कर दूं तो दैट इज द स्फीयर, ठीक है। बेसिकली स्फीयर इज द 3D, ठीक है ना। अगर तुम किसी सर्कल को भरते हो इन द सेंस कि तुम किसी स्फीयर को, मतलब सर्कल को तुम 3D ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि बॉल होती है वो 3D होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल एक सर्कल की बात करते हो तो वो क्या होता है बच्चों लोग, 2 डायमेंशनल आपका होता है। क्लियर आई। तो डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, ओके मैम डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का क्या मतलब है बच्चों, मतलब कि अगर हम आपकी आंख इस तरीके से निकाल लें, ठीक है, आपकी नहीं निकाल रहे भैया, अगर किसी बंदे की आंख इस तरीके से निकली हुई है तो भैया वो इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसका जो ये वाला ये सेंटर से होते हुए जो लाइन पास होती है ना, वो क्या हो जाएगी उसकी 2.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये रहा आपका डायमीटर। क्लियर आ गया बच्चे लोग सभी को, ये रहा, ठीक है जी। चलो इसके बाद क्या है बच्चे लोग, हमारे पास ये ना एक कैमरा की तरह काम करती है। मैम एक सेकेंड, कैमरा की तरह कैसे करेगी बच्चों, देखो इसके पास ना एक बहुत अच्छी पावर होती है। देखो जैसे आपने माइक्रोस्कोप में देखा है कि भाई माइक्रोस्कोप में जब आप चीजें देखते हो तो अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो भाई साहब चश्मे वाले बच्चों को धुंधला दिखाई, ये हम अवगत ही होंगे। लेकिन बच्चों क्या है, क्योंकि वो अपना लेंस चेंज नहीं कर सकता, लेंस की पावर वो चेंज नहीं कर सकता, पर हमारी आई के पास ये स्पेशल फीचर है कि वो क्या कर सकती है, अपने लेंस के सिस्टम में क्या कर सकती है, वो पावर को चेंज कर सकती है, फोकल लेंस को चेंज कर सकती है, ठीक है ना। अपने जो लेंस है, जो आई में एक लेंस होता है, उसको क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकती है। वाओ मैम इतना कमाल। हाँ बच्चों, और सेम ही कैमरा में होता है। कैमरा को हम जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ही है कि भाई पास की चीजें अगर आपको देखनी है तो आप क्या कर लेते हो भैया, ठीक है, जूम इन कर, मतलब पास की चीजों के लिए जूम आउट, ठीक है, और मतलब दूर की चीजों के लिए तुम क्या कर सकते हो, जूम आउट कर लेते हो, ठीक है ना। क्लियर है। तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। तो भैया देखो इमेज बनेगी कहाँ पे, तो भैया लाइट मतलब आई में इमेज बनती है ऑन द रेटिना, ठीक है। क्या है ये रेटिना, क्या क्या होती है आई के पार्ट, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये रहे, ये आपकी आई है बच्चों लोग, आपको पेपर में ड्रॉ करनी दी जाती है, ठीक है। तो भैया मस्त से ड्रॉ करना देख लेना, इसीलिए पेंसिल वाला स्ट्रक्चर दिखाया। देखो कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरीके से देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले 2 यूं बना लेना, ठीक है। इधर साइड में बनाती हूँ, रुको, दिखे ना तुम्हें कितना स्पेस है, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख जाएगा, ठीक है। इधर से इस तरीके से बनाना, पहले यूं करके और फिर यूं, यूं और फिर यूं, ठीक है। इसमें भी फिर से यूं करके फिर डबल मेम्ब्रेनस यूं कर लेना। क्लियर है। इस तरीके से कर लिया अपन ने, ठीक है। ये मैंने बस थोड़ा सा रफली बना के दिखाया, तुम लोग अच्छे से बना लेना। बस अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ तो ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी। फिर इसको रिपीट कर देना, मतलब पेंसिल से तुम थोड़ा सा इजीली बना पाओगे। ये लो जी, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर क्या क्या बनाना है। इसके बाद तो देखो भैया इसके अंदर सब कुछ हमने बनाया ही हुआ है। ये देखो ये आपको बना देना है, कौन सा, लेंस बना देना है बच्चे लोग। ये आपका कौन सा है, ये लेंस है। और इस लेंस को कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाने का काम कौन कर रहा है आपके पास, ये सीलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं ये, सीलियरी मसल्स, ठीक है। ये था आपके पास आई लेंस, और ये जो है सिलियरी मसल्स, इसको कॉन्ट्रैक्ट को रिलैक्स करवाने का काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों लोग, आपके पास अगर मैं बात करूँ, आपकी आंख है, आंख में जो सबसे एक्सटर्नल वाला जो पार्ट एक मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और वो ही क्या करता है बच्चों, जैसे लाइट पास हुई, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने का वही काम करता है। ध्यान से देखना, कॉर्निया का क्या काम होता है, सबसे पहले यही देखते हैं, कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट बल्ज एट फ्रंट। तो बेसिकली दिस ब्लैक वन इज नॉट कॉर्निया एंड दिस व्हाइट वन इज आल्सो नॉट कॉर्निया। जो इन दोनों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर है, ठीक है, ये बल्जिंग है, ये बल्ज्ड है एट फ्रंट, ठीक है। तो क्योंकि देखो आपको पता ही है भाई आई का स्ट्रक्चर बल्जिंग है, आगे से पूरा का पूरा ऐसा नहीं है गोल है, स्फेरिकल नहीं है पूरा का पूरा, यहाँ से क्या है, बल्जिंग है। तो ये जो बल्जिंग वाला पार्ट है ना बच्चों, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, कॉर्निया देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जैसे कोई भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होती है ना, किसी एंगल पे बेंड होती है ना, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द इनकमिंग लाइट हैपेंस हियर। तो बेसिकली यही क्या करता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, सबसे पहले आई में एंटर करते ही कौन मिलेगा, कॉर्निया ही मिलेगा ना, बैठा हुआ ट्रांसपेरेंट लेयर जो बल्ज्ड आउट है, ठीक है। और ये क्या करती है, मोस्ट ऑफ द लाइट जो एक्सटर्नल से आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। इतना डन है। इसके बाद आ जाता है बच्चों लोग अपने पास एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, पर ये क्या है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है बच्चों लोग, कॉर्निया की शेप को सपोर्ट करता है।
क्लियर आई ये वाली चीज। कॉर्निया जो है बल्जिंग आउट वाला टाइप रहे, उसको सपोर्ट कौन करता है, एक्वस ह्यूमर सपोर्ट करता है, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा डिटेलिंग में आपके सिलेबस में नहीं है तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब बात है बच्चे लोग आइरिस की, ठीक है। आइरिस क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, जो मैंने आपको ये आई दिखा रखी है, या फिर तुम अपनी आई को ना थोड़ा सा पास जाके ना मिरर में देखना, तो तुम्हें दिखाई देगा। मान लो लेट इट बी योर मिरर, मिरर में तुम जैसे ही देखोगे ना तो तुम्हें एकदम दिखाई देगा कि अच्छा हाँ, ऐसे देखोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा कि ब्लैक के अंदर एक छोटा सा ब्लैक भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी ब्राउन आइज है तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। देखो, एक तो ये बाहर वाला ब्लैक है, मतलब ये जो ग्रेश सा ग्रीश ग्रीन दिख रहा है आपको, और दूसरा ये अंदर वाला ब्लैक, ठीक है। जो ये अंदर वाला है बच्चे लोग, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, प्यूपिल बोलते हैं। और जो ये बाहर वाला है इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, अपन आइरिस, ठीक है। इसी आइरिस और इसी प्यूपिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आइरिस है बच्चे लोग, जो ये बड़ा वाला ब्लैक है जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली, ठीक है, जिसमें ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी की ग्रे आइज, किसी की ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, या फिर हरा रंग अखा दा, पटोला है तुलखा दा, ऐसा कुछ भी हो सकता है बच्चे लोग। तो देखो बच्चे लोग, यहाँ पे क्या है, डार्क मस्कुलर डायाफ्राम। तो भैया इन्होंने बताया है कि डार्क मस्कुलर इसका डायाफ्राम होता है, बिहाइंड द कोर्निया ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोर्निया के पीछे प्रेजेंट होगा, जस्ट पीछे, ठीक है। तो बेसिकली जो कोर्निया था वो तो बल्जिंग आउट मेम्ब्रेन था, लेकिन अब जो ये है, ये क्या है बच्चे लोग, इसके जस्ट पीछे है। और ये क्या करता है बच्चे लोग, इसका काम देख लेना, ये ना प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। मैम प्यूपिल के साइज को, हाँ भाई। मैम ये भी चेंज होता है, हाँ भाई। जब तुम थोड़ा सा टॉर्च करके देखोगे ना मिरर के पास, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी प्यूपिल का साइज ऑलरेडी चेंज हो रहा है। तो इस साइज को चेंज करवाने का काम कर कौन रहा है, आपका कॉर्निया। क्लियर है। एक बार देख लेती हूँ आवाज वगैरह सब सही से आ रही है क्या, हाँ आवाज सही से आ रही है, रिकॉर्ड भी सही से हो रहा है। चलिए, समझ आ गया ये वाली चीज। ओके, अभी दिख जाएगा थोड़ा सा, हाँ अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा था बस। चलो जी, आई बेचारी ऐसे हो गई थी। देखो, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। अब बात आ जाती है मैम ये छोटे वाला जो अंदर है ब्लैक कलर का, इसका क्या काम है। तो बच्चों बहुत बहुत ध्यान से देखो, प्यूपिल क्या करता है, ओपनिंग एंड रेगुलेट, सॉरी एक सेकंड रुको, बटन। तो देखो बच्चों लोग, प्यूपिल का काम क्या होता है, ओपनिंग दैट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, रेगुलेशन करेगा और कंट्रोल करेगा किसका, लाइट का, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, आपका प्यूपिल काम करेगा। क्लियर आई ये वाली चीज, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा भाई, आई का डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 20 बार आई का डायग्राम देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपको दिखाई इसलिए रखा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि देखो जो ये बल्जिंग आउट वाला जो लेयर है, देखो इस तरीके से जो आपको बल्जिंग वाला पार्ट सा दिखा रखा है यूं करके, ठीक है ना, और इधर भी यूं करके, ठीक है। तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स योर कॉर्निया, ठीक है। ये क्या होती है, ये सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी होती हैं, जो ये क्या है, इस लेंस के साइज को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। अब इसके जस्ट पीछे क्या है बच्चे लोग, देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है क्या, आइरिस। देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आइरिस है, जो ये ग्रेश वाला दिखाई दे रहा है, मतलब जो ये ग्रेश का दिखाया है। और आइरिस के अंदर एक छोटा सा क्या होगा, एक छोटा सा ब्लैक कलर का होगा आइरिस के अंदर ही, जो क्या होगा, प्यूपिल होगा। क्लियर आई ये वाली चीज, समझ आया है, ठीक है। अब बात क्या है बच्चे लोग, इसी के बीच में और लेंस के बीच में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, सॉरी एक्वस ह्यूमर होता है, और वो क्या करता है, शेप ऑफ कॉर्निया को बनाए रखता है, ठीक है जी। अब क्या आ जाती है विट्रस ह्यूमर। जो विट्रस ह्यूमर है ना बच्चों, वो देखो इधर बीच में है, ठीक है। बेसिकली तुम कह सकते हो रेटिना और लेंस के बीच में, इस तरीके से बोल सकते हो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ देना। प्यूपिल का देख लिया हमने, ये एक ऐसी ओपनिंग है जो किस चीज को रेगुलेट करेगी, कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपके पास, क्रिस्टलाइन लेंस, जिस लेंस के बारे में अभी अभी हमने देखा, ये वाला जो लेंस है आपका, जो क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाता है। इसी के कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने से इंसान के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है बच्चों, अपनी फोकल लेंथ, अपने लेंस की फोकल लेंथ को घटा या बढ़ा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में या फिर रिलैक्स करने में मदद करेंगे, इतना ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, काफी फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक लेंस होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, फाइनर एडजस्टमेंट टू फोकल लेंथ टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स। तो बेसिकली यही मदद करता है फाइनर एडजस्टमेंट्स करने थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये कवर देख रहे हो, तो इस कवर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइन्यूट से छोटे छोटे दाने दाने से हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कैसे ये विजिबल हैं, तुम
छोटी से छोटी डिटेलिंग्स जो हैं अपने आजू बाजू की देख पाने में समर्थ हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है बच्चे लोग? तो यही वाला जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये अपनी एडजस्टमेंट करता है ताकि हम फाइनर से फाइनर एडजस्टमेंट, मतलब फाइनर से फाइनर चीज़ों को देख पाएँ। क्लियर है? तो बच्चे लोग अब सीलियरी मसल क्या करती है, जो कंट्रोल करती है। अब देखो ध्यान से समझ लेना, आइरिस क्या था, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता था, ठीक है ना। और सिलियरी मसल्स क्या हैं, जो क्या करती है, क्रिस्टलाइन लेंस की, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को क्या करती हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कर्वेचर को चेंज कर देता है ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों लोग, रेटिना का काम क्या है। रेटिना तो मैंने आपको बताया था, ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनती है बच्चों लोग, इमेज बनती है आपकी। क्लियर है? इधर क्या बनेगी, बेसिकली आपकी रेटिना पे बच्चे लोग आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। इसको आपने बोल दिया जैसे रेटिना, ये इस पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। समझ आ गई ये वाली चीज? एक बार फटाफट से जिस बच्चे को समझ आया है थम्स अप करते जाओ, थम्स अप कर देना कॉमेंट्स में। ऑल्सो क्या है बच्चे लोग, जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर दो भाई सेशन को, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड इफ यू आर शेयरिंग तो भगवान बच्चे लोग उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करके देते हैं, ठीक है। लोग ध्यान से अभी देखते हैं अगला क्या है। तो भैया लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन विद मेनी रिसेप्टर सेल्स, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं बच्चों लोग, जो क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मैम एक सेकंड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्यों? क्योंकि बच्चों तुम्हारे दिमाग को लाइट नहीं समझ आएगा, तुम्हारे दिमाग को तो केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही समझ आएंगे भाई, ठीक है ना। अब बात आ जाती है बच्चों लोग यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करके ले जाती है फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन वेयर दे आर इंटरप्रेटेड। तो भैया वहां पे क्या होते हैं, ये इंटरप्रेट होते हैं, ठीक है। इन सिग्नल्स को क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन लेकर आए हो बताओ, ऐसे वाली चीज है, ठीक है जी। समझ आई ये वाली चीज? तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलती है ये वाला स्पॉट, ये क्या हो जाता है बच्चों लोग, आपके पास ऑप्टिक नर्व हो जाती है। क्लियर है? दिख रहा है ना साफ साफ? मैं थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ, एक सेकेंड। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी ऑप्टिक नर्व, ये रही, ठीक है। यही डायरेक्ट क्या जाएगी, ब्रेन तक जाएगी, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके, जिसको रेटिना ने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को। अब देखो लोग, देखो भाई बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो मेजर पार्ट्स एंड रोल्स क्या है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन जो होती है ना बच्चों, हमारी आंख में ना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। मैम रियल तो ठीक है, पर इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टा होता है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही सुना। जैसे कि अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इन्वर्टेड इमेज, जैसे कि मान लो तुम, कोई बंदा है तुम्हारे आगे खड़ा और तुम उसको देख रहे हो, तो भैया देखो बंदा जो है वो भैया इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपकी आई है वो कैसी इमेज बनाएगी, उसकी उल्टी पुल्टी इमेज बनाएगी, ऐसे उल्टी इमेज बना रही है, ठीक है। वैसे ये तो मायोपिक आई है, ठीक है। ये जो अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो भैया अगर बंदा ऐसे खड़ा है सीधा, तो तुम्हारी आई उसकी उल्टी इमेज बनाएगी ऑन द रेटिना। क्लियर आई ये वाली बात? डायग्राम शो हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल शो हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, द ब्रेन इंटरप्रेट्स। अब देखो, क्योंकि देखो कौन लेकर गया था, ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना की इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक लेकर तो गई थी ताकि वो इंटरप्रेट कर पाए, लेकिन ब्रेन इंटरप्रेट करेगा क्या, और भैया ये इन्फॉर्मेशन को देखेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, और साथ में क्या करेगा, मेक्स द इमेज अपीयर अपराइट टू अस, और उस इमेज को हमारे लिए सीधी भी कर देगा, ठीक है ना। इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, पर वो ब्रेन क्या है, वो उसको सीधी कर दे रहा है, जिससे हमें लोग बंदे सारी चीजें सीधी दिखाई दे रही है इंस्टेड ऑफ उल्टी। लेकिन हमारी अगर मैं पूछूं कि इमेज बन कैसी रही है, तो भैया आई के रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। याद रहेगा। अब बच्चे लोग ये है आपका पहला सवाल, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और ये है बच्चे लोग, कौन सा पार्ट है आई का जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट, ठीक है। जो इनकमिंग लाइट का मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन करवाएगा ही करवाएगा। ऑप्शन ए है क्रिस्टलाइन लेंस, बी है कॉर्निया, सी है आइरिस एंड डी है रेटिना, ठीक है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए जी, अब अगला टॉपिक हमारे पास आ जाएगा मैकेनिज्म। और ये जो मैकेनिज्म है ना बच्चों, ये सिर्फ मैकेनिज्म नहीं है, ये आपकी रामबाण सीरीज का रामबाण है। मैम ऐसे कैसे है बच्चों? देखो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पर बच्चों ये वाला जो चीज़ है, ये जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बताने वाली हूँ, ये आपको कंफ्यूज कतई ना होने देगा। मैम कैसे है बता दो मैडम जल्दी, मैडम बहुत 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 दुख दर्द तकलीफ है हमारी ज़िंदगी में। हाँ मुझे पता है, ठीक है ठीक है ठीक है, पता है मुझे, सभी की ज़िंदगी में है, तुम्हारी में तो थोड़ी ज़्यादा ही है। देखो जी, सिलियरी मसल भैया देखो,
देखो अभी तुम कोई दूर की चीज़ देख रहे हो, ठीक है, कबूतर जा जा, जब कबूतर चला तो गया ही है। तो अब जब वो कबूतर जा रहा है तो वो तुम उसको जाते हुए भी देख रहे हो। तो जैसे वो कबूतर काफ़ी दूर पे पहुंचा तो क्या हो गया भैया, तुम्हारी सिलेरी मसल्स क्या हो गई, देखो सिलेरी मसल्स याद है ना, या इमेजिन करते रहना, सिलेरी मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, रिलैक्स, ठीक है। तो सिलेरी मसल रिलैक्स हुई तो भैया लेंस क्या हो गया, एकदम थिन, पतलू सा हो गया, ठीक है। देखो जी, ये आपके पास लेंस था इस तरीके का, यहाँ पे थी जी भैया आपकी क्रिस्टल वो सिलेरी मसल्स, ठीक है। सिलेरी मसल्स दूर का देख रही है, कबूतर जा 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 हो रहा है, गाना चल रहा है और कबूतर जा रहा है, और भैया लेंस क्या मतलब सिलेरी मसल्स ने क्या किया था, रिलैक्स कर दिया, और भैया जिसकी वजह से जो ये लेंथ है, ये क्या लेंस क्या है, वो क्या हो गया, थोड़ा सा थिन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा थिन होने के बाद क्या हो गया, कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो भैया लेंस का कर्वेचर जो है भैया वो बढ़ जाएगा। अब एक बात समझ लेना बच्चों, यहाँ पे जो कर्वेचर है, यहाँ पे जो कर्वेचर है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग बात है। हम ऐसे कैसे कह सकते हो? अच्छा तुम ये बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चे लोग? केवल और केवल एक तरीके से रेडियस टाइप ही तो होता है ना यार। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास कोई लेंस है, ठीक है, ओरिजिन से आपका कोई डिस्टेंस है, मान लो इतना, यहाँ पे मान लो आपका ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से बनाया हुआ है तुम लोगों ने, ठीक है ना। इसका हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, फोकस हो जाएगा, ये फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना फोकल लेंथ, ऐसे ही देखा था। तो भैया ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये कर्वेचर नहीं है, याद रख लेना ये वाली बात, ठीक है। और चलो इसका कंपैरिजन मैंने लिख रखा है, वो दिखाती हूँ सबसे पहले तुम्हें, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ही ना हो जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें। ये रहा, देखो जी। वैसे अब तुम बोलोगे कि मैम ये पूछा जाएगा, नहीं बच्चे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज ना हो, तुम्हारे दिमाग में डिटेलिंग्स एकदम क्लियर है, इसीलिए बता रही हूँ, ध्यान से देखो। कर्वेचर इज बेसिकली हाउ बेंड द सरफेस इज, ठीक है, डिग्री ऑफ बेंडिंग। जैसे कि अगर कोई लेंस है, बेंड हुआ है, कितना ज्यादा बेंड हुआ है, कर्वेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, बेंडिंग हो गई है लेंस की, ठीक है, क्या हो गई है, बेंडिंग हो गई है लेंस की। तो भैया ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रख लेना। मतलब क्या है, कर्वेचर अगर इंक्रीज होगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कर्वेचर के इंक्रीज होने से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के इंक्रीज होने से फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ रहा है, तो भैया फोकल लेंथ जो पहले हाफ थी वो भी हाफ रहेगी ना यार, समझ रहे हो। तो भैया ये चीज याद रखना, कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में फर्क है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होता है, पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर से सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस इज द पार्ट। तो बेसिकली ये जो लेंस सरफेस है, इसके सेंटर या ओरिजिन से जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो होता है। एक सेकेंड रुकना, हाँ। तो जो हम डिस्टेंस वो मेजर कर रहे होते हैं वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट दिस कर्वेचर इज बेसिकली कितना वो बेंट हुआ है लेंस, या फिर कितना वो थिन हुए जा रहा है, ठीक है, ये वाली चीज है। क्लियर आई ये वाली चीज, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी यार इस चीज में, ठीक है, तो इसलिए तुम लोग मत कंफ्यूज होना। अब देखो क्या है, सिलियरी मसल कोई क्या हुई है, रिलैक्स हुई है। सिलियरी मसल के रिलैक्स होने से जो कर्वेचर जो लेंस है वो थिन हो गया है, लेंस क्या हो गया है, थिन हो गया है, लेकिन लेंस का कर्वेचर क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया है। याद रखना, लेंस बेशक से थिन हो गया है पर कर्वेचर बढ़ गया है, ठीक है ना। कर्वेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगी, जैसे ही कर्वेचर इंक्रीज, कर्वेचर और फोकल लेंथ का है बच्चों लोग इनवर्स रिलेशन, ठीक है। कर्वेचर इंक्रीज तो फोकल लेंथ डिक्रीज, बट दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, भूलना मत, लिख लेना बेशक से, क्योंकि बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। क्लियर आई ये वाली बात, प्लीज नोट इट डाउन, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं ये तो डायरेक्ट होना चाहिए, इनवर्स की होता है, ठीक है। जिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पता है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अभी फोकल लेंथ जैसे ही इंक्रीज होएगी, ठीक है, देखो कर्वेचर इंक्रीज हुआ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भैया, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है भैया, तो ये गड़बड़ ठीक कर लेना कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कैसे, कर्वेचर के बढ़ने से, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर, तो भैया दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं फिर तुम्हें क्या दिखाई देंगे, क्लियर दिखाई देंगे। क्लियर है, जैसे क्लियर है। चलिए जी, इसके बाद क्या है, फॉर नियर ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास वाले ऑब्जेक्ट को जैसे मुझे देखना है, तो अब देखो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए ना हमारी सिलियरी मसल ऐसे हो जाती है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो लेंस है बच्चों लोग वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है, लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है।
तुम बस इसको ना थोड़ा अगर इमेजिन कर सकते हो तो देखो ऐसे इमेजिन करना, सिलियरी मसल अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लेंस थिन हो गया, ठीक है, लेंस थिन हुआ लेकिन कर्वेचर क्या हो गया, बेंडिंग क्या हो गई, वो बढ़ गई, ठीक है, कर्वेचर बढ़ गया जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों लोग, आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो साफ साफ दिखने लग जाएगा, क्लियर दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, नियर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो भैया मान लो इतना नियर है तो मैं ऐसे करके पढ़ती हूँ ना, अच्छा अच्छा हाँ ऐसे ऐसे है, तो बेसिकली तब क्या हो गया, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा, लेंस बिकम थिकर, ठीक है ना, लेंस बिकम थिकर तो भैया क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर आई ये वाली चीज, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होंगे वो बच्चे लोग अपन को क्लियर दिखेंगे, समझ रहे हो। चलो जी, इसके बाद क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। देखो अब क्या है बच्चों लोग, हमें डिफाइन करना है क्या, नियर पॉइंट को एंड फार पॉइंट ऑफ द आई को, गिव द टिपिकल वैल्यूज ऑफ अ नॉर्मल यंग अडल्ट। तो बच्चे लोग नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझ लेना। नियर पॉइंट होता है भाई कम से कम, ठीक है, जो लीस्ट डिस्टेंस है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं वो होता है, ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर होता है कि कम से कम, बोलते हैं ना टीचर भाई इतना तो दूर से देखो भाई, कुछ बच्चे ऐसे करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई फोकस नहीं बना पाओगे, देख के देखो, इस टिप को देखो और आप फोकस बनाने की कोशिश करो, नहीं 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 हम सीधा ही देखेंगे, एक ही बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। पर ये आई की एक्सरसाइज भी होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें लाइव में भी बताया था। फार पॉइंट की बात करें, फार पॉइंट ऑफ द आई की, तो भैया फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये रहा, ये थोड़ा पहले पूछ लिया था प्रश्न, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आराम से करेंगे हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो भैया डिफेक्ट ऑफ विजन में जैसे मैंने बताया आपको, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ये सारी की सारी चीजें अपन लोग देखने वाले, ठीक है। एक सेकंड, बस एक सेकंड का गैप है, फटाफट पानी पी लो तब तक तुम लोग। हाँ भाई देखो अभी, When the eyes loses correct focusing ability, तो भैया जब आई क्या कर दे बेचारी, लूज कर दे अपनी फोकस करने की एबिलिटी, ठीक है, दिख रहा है क्या पूरा, दिख रहा है, मैं इधर हो जाऊँ क्या, थोड़ा हो जाते हैं, एक सेकेंड इधर हो जाते हो, ठीक है। देखो जब डिफेक्ट तो यार तुम्हें अच्छे से पता है, जब तुम्हें थोड़ा दिखना कम हो जाए, या तो दूर का दिखना कम हो जाए तो पास का दिखना कम हो जाए, ठीक है, इस पर बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे। तो बेसिकली डिफेक्ट हो गए हैं और सही लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है बच्चों, विजन ब्लर हो जाता है, ठीक है, तो पास का या दूर का या दोनों का। कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, तो कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस का मतलब होता है दिखता है, ठीक है, दिखाई देता है, यहाँ का मतलब पास का दिखाई देगा, लेकिन क्या है दूर का फिर नहीं दिखाई देगा, सिंपल। और हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगा, फिर फार साइटेडनेस की, जिसको दूर का दिखाई दे, जैसे तुमने पापा लोग को देखा होगा कि भैया वो ऐसे करके न्यूज़पेपर कई बार देख रहे होते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स दैट, तो बेसिकली दैट्स द, कि भैया पापा लोग को पता होता है कि अच्छा हाँ इधर तक न्यूज़पेपर जो है भैया अपन को दिखाई दे जाएगा, क्योंकि क्या है उनकी नियर की या फिर पास की नज़र, दैट इज उनको क्या है, फार साइटेडनेस है, दूर का दिख जाएगा पर पास का नहीं दिखेगा। और जैसे कि मैंने इसमें नियर साइटेडनेस में अपना एग्जाम्पल दिया है और फार साइटेडनेस में पापा लोग का एग्जाम्पल दिया है, मतलब कि मोस्ट कॉमनली जो यंग बच्चे होते हैं उनमें, हमारे एज के बच्चों में क्या होता है भाई, उनको मेनली नियर साइटेडनेस ही होती है, ठीक है, लेकिन जो थोड़े से एज लोग होते हैं उनको क्या होती है, फार साइटेडनेस होती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली बोला है, हमेशा ऐसा होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये तो बस मैंने प्रोबेबिलिटी बताई है, ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। अब प्रेसबायोपिया क्या होता है, जिसमें दोनों ही डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसको दूर का भी दिखता है, पास का भी नहीं दिखता। कैसे कैसे इनको क्लियर कर सकते हैं, कैसे कैसे इनको करेक्ट कर सकते हैं, वो बात करेंगे। करेक्शन यूजिंग सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज, तो भैया हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं, सर्जिकल मेथड से भी इनको ठीक कर सकते हैं, या फिर स्फेरिकल लेंसेज भी लगवा सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो क्या है मायोपिया, मायोपिया इज बेसिकली नियर साइटेडनेस। अब ध्यान से देख लेना, जैसे ही मायोपिया है मतलब क्या है, नियर साइटेडनेस तो है, लेकिन इसमें हो क्या जाता है बच्चों, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेंस का कर्वेचर बढ़ने से ना बच्चों लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर डिक्रीज और फोकल लेंथ भी डिक्रीज, ठीक है, यही तो मैंने बताया था ना तुमको। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज होने से, ठीक है, बेंडिंग क्या था ये यहाँ पे, हाउ बेंट द सर्फेसेस, कितना ज्यादा सरफेस बेंट है ना, तो भैया कितना ज्यादा बेंट है, तो भैया वो अगर वो बेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब वो बेंट हो जाएगा तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर डिक्रीज तो फोकल लेंथ भी डिक्रीज। तो बेसिकली कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, याद रखना बच्चों, ठीक है। पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ।
ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग देखो ये है, मान लो आपके पास ये देखो, ये मान लो ये यहाँ पे तक है, मैं मिरर का एग्जांपल से बता रही हूँ, मान लो यहाँ पे था आपके पास ये आपका होता है रेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक है, और ये क्या होती है आपका फोकस, दैट इज यहाँ पे इतनी फोकल लेंथ होगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ भी तो भाई हाफ भी तो बढ़ जाएगा ना। मतलब अगर ये 2 था पहले सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 2 थी, फोकल लेंथ 1 थी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 4 हो गया तो फोकल लेंथ 2 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कर्वेचर, मतलब जो बेंडिंग है इस लेंस की जैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है, ये लेंस थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, बेंड होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेचारा डिक्रीज। और बस इतना याद रखना, कर्वेचर के इंक्रीज होने से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया भैया डिक्रीज, किसमें, मायोपिक पर्सन में। मायोपिक कौन है आपकी, मुस्कान मैम या फिर नैना मैम, ठीक है, एम से मायोपिक, एम से मुस्कान मैम, उनको क्या है भैया, मायोपिक आई है उनकी। मायोपिक आई का क्या मतलब है बच्चों लोग, सेंटर ऑफ मतलब कर्वेचर जो है उनका बेंड हो रखा है, कर्वेचर जो है वो एक्सेस हो रखा है, कर्वेचर जो है इंक्रीज हो रखा है। इंक्रीज कर्वेचर होने की वजह से भैया लोग उनका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिक्रीज है। इसके बाद तुम्हारा काम खत्म है, कर्वेचर इंक्रीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज, इतना समझ आया। इसके बाद क्या बच्चे लोग, आई बॉल क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बेंड होने से देखो, आई बॉल थी अच्छी भली ऐसे थी, ठीक है ना, आई बॉल अच्छी खासी ऐसी थी, अब जैसे ही ये थोड़ा सा और बेंड हुआ, आई बॉल क्या हो गई, इलोंगेट हो गई बच्चे लोग, ठीक है, इलोंगेट हो गई थोड़ी सी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कर्वेचर इंक्रीज, तो भैया मतलब आई बॉल इलोंगेट, ठीक है। सिलियरी मसल रिलैक्स्ड, सिलियरी मसल इस केस में क्या है, रिलैक्स्ड है, और भैया इमेज जो है वो फ्रंट ऑफ द रेटिना में बनने लग जाएगी। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, इमेज कैसे बनेगी, कहाँ गया भैया, ऐसा नेक्स्ट है क्या, ये भी नहीं है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो जो इमेज है वो जनरली बनती है ऐसे, ठीक है, जनरली मतलब कि नॉर्मल जिनकी आईज होती हैं, जब मैम को मायोपिया नहीं था तो आराम से इमेज जो थी वो रेटिना पे बन रही थी। लेकिन अब क्योंकि क्या हो गया बच्चे लोग, कर्वेचर इंक्रीज होने से, ठीक है ना, कर्वेचर इंक्रीज होने से आईबॉल का इलोंगेशन हो गया, ठीक है। आईबॉल बेचारी पहले इतनी थी ना, यूं थी वो बेचारी, ठीक है, तो अब क्या हो गया, कर्वेचर इंक्रीज होने से आईबॉल का थोड़ा सा इलोंगेशन हो गया। तो भैया पहले इतनी दूरी पे इमेज बन जा रही थी, लेकिन अब इतनी दूरी पे जब इमेज बनेगी तो मतलब वो रेटिना से आगे ही बन चुकी है, ठीक है ना। इलोंगेशन की वजह से वाला डिस्टेंस तो बेचारा बच ही गया है, मतलब जो बंदे की उल्टी इमेज है वो इधर बन रही है, ठीक है ना, ये रहा यहाँ पे बना, ठीक है ना। तो बेसिकली इधर इमेज बन गई, समझ आ गई ये वाली बात। अब जैसे ही भैया इधर इमेज बनी वैसे ही क्या हो जाएगा, मैडम को क्या लगवाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस लगवाना पड़ेगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस लगवाने से क्या होता है, अब मेरे जो लेंसेज हैं वो कॉनकेव लेंसेज हैं, बोले तो बीच से पतले और साइड में से थोड़े से मोटे से। तो इसी से क्या होता है बच्चे लोग, मेरा मायोपिया करेक्ट हो जाता है, जिससे मेरी जो इमेज है जो पहले बनने लग गई थी वो अब क्या बनती है, एकदम राइट पोजिशन, दैट इज ऑन द रेटिना बन जाती है, ठीक है। क्लियर आई है ये वाली चीज, चलो जी। अब क्या है, अब हम क्या देख रहे थे, ये देख लिया था। तो अब मुझे क्या होंगे, इस बीमारी में, मतलब जो मायोपिक आई है इसमें मुझे क्या देगा, मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूं, मैडम आपकी नैना मैडम, आपके मुस्कान मैम की आईज मायोपिक आई है। मायोपिक आई बोले तो कर्वेचर जो है बेंड हो रखा है, ठीक है, कर्वेचर बेंड होने की वजह से आईबॉल का इलोंगेशन हो रखा है। आईबॉल का इलोंगेशन है मतलब क्या है, कर्वेचर अगर इंक्रीज है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर डिक्रीज है, मतलब फोकल लेंथ भी डिक्रीज है। अब देखो ये सब मैं आपको क्यों रिलेट करवा रही हूँ, ताकि भैया आपको पेपर में कुछ भी पूछा जाए, कैसे भी प्रश्न आए, तुम कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो भैया कर्वेचर बैंड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा, फोकल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कर्वेचर ज्यादा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कम है, फोकल लेंथ कम है, सिलियरी मसल रिलैक्स है। सिलियरी मसल रिलैक्स होने की वजह से अब देखो आईबॉल का इलोंगेशन हो ही रखा था, और जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से थोड़ा पहले बन जा रही है, और उसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, कॉनकेव लेंस का यूज किया है, ठीक है। और भैया ठीक है, सब कुछ हो गया, बिल्कुल एकदम सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो मैंने कर्वेचर सेंटर को, ये रहा मायोपिया। लिखना कैसे है देखो, तुम्हें पेपर में जब आएगा तो तुम्हें कैसे लिख सकते हो, हिंट ले लो बस, टेप के मत आना प्लीज, कॉपी पेस्ट मत करना, देखो क्या है वरना नंबर कट जाएंगे। क्लियर विजन फॉर नियर ऑब्जेक्ट, सिम्टम्स क्या है भैया, नियर वाले ऑब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से दिखते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अपीयर ब्लड, ब्लर ब्लर, सब कुछ सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है, ठीक है, हाँ आवाज आ रही है। फार पॉइंट इज नियरर देन इन्फिनिटी। बेसिकली जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, हम कहाँ तक साफ देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक साफ देख सकते हैं। लेकिन एक मायोपिक वाले पर्सन का जो फार पॉइंट है वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा कम हो जाता है, नियरर देन इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि भैया अपन को दूर का तो अब दिखेगा ही नहीं, ब्लर ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है।
कॉज क्या है बच्चों लोग इसका, क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है, टू मच कर्वेचर की वजह से आई लेंस के आईबॉल इलोंगेट हो जाती है। ठीक है, इसमें तो मैम कुछ करना नहीं था, आप तो रटाए हुए हैं। एग्जैक्टली तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये चीज़ पता होनी चाहिए और तुम्हें ये चीज़ बेशक से ना भी स्टिकी नोट उठा के या फिर एक पेंसिल उठा के ना अपने मायोपिक वाले के साइड में ये वाली चीज़ ज़रूर से लिख लो बच्चों, क्योंकि ये चीज़ें सारी पक्का भूल जाओगे, मतलब भूलने की हैं थोड़ी सी। ठीक है, रिविजन नहीं करोगे तो। अब क्या बच्चों लोग, इमेज का लोकेशन अपन ने देख लिया, रियल इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन इसमें क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाती है, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है। ठीक है, करेक्शन कैसे कर देंगे, कनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस से क्या कर सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं लेंस ऑफ सुटेबल पावर यूज करके, सो दैट पैरेलल रेज आर डाइवर्ज टू अपीयर टू कम फ्रॉम द पर्सन्स फार पॉइंट। तो देखो क्या क्या लिख रखा है, ध्यान से देखो, एक कॉन्केव लेंस यूज करा है मैंने। ठीक है, कॉन्केव लेंस से क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस है, जिससे क्या होगा, पैरेलल रेज आर डाइवर्ज टू अपीयर टू कम फ्रॉम द पर्सन्स फार पॉइंट, then the eye lens can focus them on the retina। तो देखो जी, जो पैरेलल रे आ रही है पहले वो डाइवर्ट हो जाएंगे, उसके बाद मेरी आई के अंदर क्या है, एक कौन सा कॉन्वेक्स लेंस तो हमेशा है ही ना भाई, तो वो क्या कर देगा, आप उनको फोकस कर देगा, कन्वर्स कर देगा ऑन द रेटिना। ठीक है, और एग्जैक्टली मेरी जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया जो लेंस लगाना है वो क्या लगाना है, एक पर्टिकुलर पावर का, एक सूटेबल पावर का लगाना है, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भैया किसको कितना ज़्यादा ये मायोपिक आया है, किसका कितना ज़्यादा जो ये बेंड हो गया है ये लेंस। ठीक है, क्लियर आया, ये कर्वेचर कितना ज़्यादा हो गया है। ठीक है जी, चलो बच्चे लोग, आई बॉल कितना ज़्यादा इलोंगेट, इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा पावर होगी। पावर जो है कॉनकेव लेंस वालों की किस में होगी, नेगेटिव में। ठीक है, जिनको दूर का नहीं दिखता उनकी पावर किस में होगी, नेगेटिव में पावर होगी। ठीक है ना, चलो ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। मायोपिया में होता क्या बच्चे लोग, देखो ये बंदे की उल्टी इमेज कहाँ दिखने लग जाती है, रेटिना से पहले दिखने लग जाती है, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको करेक्ट किया वाया कॉनकेव लेंस, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही रेटिना पे दिखने लग जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, अगर दिक्कत तकलीफ है भी तो भी मैं क्या करूँ। ठीक है, तो दोबारा देख लो भाई, दिक्कत तकलीफ होनी नहीं चाहिए, डाउट पूछ लो, नहीं है तो दिक्कत तकलीफ। ठीक है, अब देखो जी हाइपरमेट्रोपिया, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, अब ये खाली खोखला हो गया है। ठीक है, बस याद कर रखना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। तो भैया इनको क्या है, पापा लोग ऐसे ऐसे आराम से देखो नहीं प्रेस करके पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली उनको दूर के ऑब्जेक्ट ठीक दिख रहे हैं, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लड। तो भैया उनको नियर ऑब्जेक्ट का सब धुंधला धुंधला लागे। ठीक है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, तो भैया इनका नियरर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट 25 होना चाहिए, लेकिन इनका क्या है, फार्दर देन 25, तो 25 से ज्यादा होगा इनका नियर पॉइंट, कि भैया इनको कम से कम इतना डिस्टेंस रखना पड़ेगा तभी इनको पढ़ने में आएगा। ठीक है, इसका कॉज क्या होता है ध्यान से देख लेना। तो भैया अगर मैं दूसरे पेज पर आ जाऊं जिसमें मैंने लिखा हुआ है, तो देखो जी इसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था कर्वेचर एक्सेस, इसमें क्या हो जाएगा, कर्वेचर डिक्रीज। कर्वेचर के डिक्रीज होने से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इंक्रीज। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों लोग, इंक्रीज। आई बॉल का साइज अगर मैं बोलूँ तो उसमें होगा था एलोंगेट, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों लोग। और जो इमेज है, ठीक है, वो कर्वेचर के इंक्रीज होने से, तो बेसिकली इलोंगेशन की जगह क्या हो गया, आई बॉल बेचारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिलियरी मसल भी रिलैक्स थी पहले, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो भैया इमेज जो है वो बेचारी देखो नॉर्मल आई में कहाँ बन रही थी इमेज बन रही थी अच्छी भली इधर रेटिना पे। ठीक है, अब जो ये आई बॉल है भैया ये बेचारी क्या हो गई, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट सी हो गई, ऐसे हो गई। तो भैया जो अब इमेज है वो कहाँ बन जाएगी, अब ये इमेज बन जाएगी इधर को करके इधर। ठीक है, मतलब बिहाइंड द रेटिना। तो भैया इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट ब्लड। ठीक है, तो नियर बाय के ऑब्जेक्ट जो होते हैं बच्चे लोग उनको धुंधले धुंधले दिखते हैं। समझ आया, अभी तो कुछ नहीं बचा, अभी तो देखो कॉज देखो, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। तो भैया फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, क्या ये याद करने की जरूरत है, नहीं, बस इतना याद रखो मायोपिया में क्या हुआ था, कर्वेचर इंक्रीज हो गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज। तो इसमें क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ कोर्स की बात है इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद क्या है, आई बॉल इज टू शॉर्ट। आई बॉल इतनी छोटी हो जाती है कि भैया इमेज जो वो रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, इमेज का लोकेशन देखोगे तो भैया वही है, बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही, लेकिन क्या बनेगी, बिहाइंड द रेटिना बन जाएगी। डर जाओगे, डरे हुए हो, नहीं डरे हुए हो, अगर अभी भी डरे हुए एक बार रामबाण उपाय दोबारा देख कर आओ तो मैं सब कुछ समझ आ जाएगा। चलो जी अभी क्या है करेक्शन देखो बच्चों लोग, यूज अ कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सूटेबल पावर विच प्रोवाइड एडिशनल कन्वर्जिंग पावर टू ब्रिंग इमेज ऑन टू द रेटिना। तो बेसिकली बच्चों लोग इन लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है, बेसिकली जो बीच से मोटा होगा, मैं अपने लेंस से बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा बीच से पतला है। ठीक है, तो जिनका बीच से मोटा होगा और साइड से पतला होगा वो क्या हो जाता है बच्चों लोग, कन्वर्जिंग लेंस।
ठीक है, ऑफ कोर्स सुटेबल पावर का ही चाहिए, और साथ में क्या है, ये प्रोवाइड करेगा एडिशनल कन्वर्जिंग पावर। तो भैया ये क्या करेगा, मोर कन्वर्जिंग, और फिर अंदर वाला भी क्या करेगा, मोर कन्वर्जिंग, जिससे क्या हो जाएगी, जो इमेज है रेटिना पे बनने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों लोग? देखो आपको डायग्राम अगर बनाना पूछा जाएगा तो डायग्राम बनाना किस तरीके से, इस तरीके से करना और यूं बना देना, एक आई बोल, ऐसे ऐसे करके 3 बना देना। पहले दिखा देना कि भैया यहाँ से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है एन पोजीशन पे, ठीक है, तो पहले वो जो ऑब्जेक्ट है भैया वो क्या कर रहा है, इस तरीके से लाइट भेज रहा है, लाइट जा रही है, और भैया जो ये है ये कहाँ बन रही है, इमेज ऑन द रेटिना बन रही है, इमेज एकदम एग्जैक्ट रेटिना पे बना देना, और ये ओरिजिन से होते हुए एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे पास कर देना। ठीक है, अब दूसरे में क्या दिखाओगे कि भैया ऑब्जेक्ट अगर एन ये है, ठीक है, तो भैया अब क्या है, यहाँ पे इसको पास वाला अगर ये ऑब्जेक्ट देखना चाहेगा, एन डैश पे देखना चाहेगा, तो वो जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो उसको नहीं देखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि भैया उसकी लाइट क्या चली जाएगी और पीछे चली जाएगी रेटिना के बिहाइंड, जिसकी वजह से उसको वो ब्लर दिखेगा पास वाला। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर लगाना पड़ेगा। क्लियर है, इन द हाइपोमेट्रोपिक आई, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये उसको इजीली दिखाई दे दे। ठीक है जी, भूल जाओगे क्या मेरी प्यारी सखियों में सखाओ? ठीक है, जो ये देखो इन्होंने दिखा रखा है एन है नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, कि भाई ये जो एन है, ठीक है, मतलब अगर कम से कम एन पॉइंट पे रखा होगा तो उनको क्लियर दिख जाएगा। लेकिन ये एन डैश क्या है कि अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा, या फिर नॉर्मल वाली आई का इतना होता है, ठीक है, तो नॉर्मल वाली आई का इतना होता है और इनका होता है इतना नियर पॉइंट, ठीक है ना। तो बेसिकली एन और एन डैश ये कितना है, ये है हाइपर मेट्रोपिक आई का, ठीक है ना, और एन डैश कितना है, नॉर्मल आई का, ठीक है ना। नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज एन, ठीक है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है वो ये जो नियर वाले पॉइंट होते हैं भैया, इसको तो पूरा पीछे की तरफ दिखाएगी, और अब देखोगे तो भैया एक्चुअल आई का जो नियर पॉइंट है वो कितना, सॉरी नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक का इतना होता है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये लगने के बाद लेंस आराम से वो ठीक हो जाएगा डिफेक्ट, और क्या हो जाएगा, एन डैश दैट इज जितना नॉर्मल आई का होता है, नॉर्मल आई को जैसे दिखता है पास का वैसे ही इसको भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला डायग्राम जरूर से बनाना ही आना चाहिए। तो बच्चे लोग एक बार जरूर से इसको याद रख लेना, और ये एन और एन डैश को प्लीज जरूर से बता देना दैट व्हाट इज एन व्हाट इज एन डैश। इसके बाद कोई आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, चलो इससे पहले वाले डायग्राम में भी अगर तुम्हें रेस देखनी है तो लो यहाँ पे भी रेस देख लो क्या थी। ये देखो यहाँ पे क्या बना रखे भैया, 2 पॉइंट बना रखे हैं। इन्होंने कहा है कि भैया ये तो है फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, ठीक है, ओ इज फॉर द मायोपिक आई। भाई मायोपिक आई को भैया फार पॉइंट दिखेगा भाई, बस इतने तक ही दिख पाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जो ओरिजिनल आई होती है उसका तो इन्फिनिटी ही फार पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसलिए जब तुमने ऐसे लेंस लगाया तो ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, और डाइवर्स करके ये क्या कर देगा, इस तरीके से ही इनफाइनाइट वाला पॉइंट ही बना देगा इनका, ठीक है ना। तो वही वाली चीज़ है कि भैया ओ फॉर द मायोपिक का फार पॉइंट जो इनफाइनाइट से पास है, लेकिन अगर ओरिजिनल का देखेंगे तो भैया ओ डैश होगा, दैट इज द इनफाइनाइट पे होता है हमारा फार पॉइंट, ठीक है। मतलब फार तुम कितना दूर तक क्लियर देख सकते हो, तुम कितना भी दूर तक क्लियर देख सकते हो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। चलो बच्चे लोग चलो चलो चलो, अब आ जाती है प्रेस बायोपिया की बारी। तो भैया प्रेस बायोपिया बेसिकली जिनको दोनों हो रखा हो तो उनको क्या लगाते हैं, दूर का देखते तो ऐसे देखते हैं ना यार, तो आधा वाला लेंस है, या फिर अराउंड पूरा इतना वाला एरिया क्या लगा देते हैं, दूर वाला, ठीक है, दैट इज द कॉनकेव लेंस लगा देंगे। और जो नीचे जब अपन को देखना होता है तो इधर इधर क्या लगा देते हैं, उनका कॉनकेव लगा देते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो पास वाला देखने के लिए क्योंकि कॉन्वेक्स चाहिए, दूर वाला देखने के लिए कॉनकेव चाहिए, हो गया करेक्ट, ठीक है ना। एक ही चश्मे में दोनों चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज कुछ लोग 2-2 भी बनवा लेते हैं, पर 2-2 का इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है, तो यू कैन यूज़ बोथ जस्ट लाइक दिस एंड दिस। पर बहुत प्रॉब्लम होती है यार, बहुत प्रॉब्लम होती है। अलग अलग बनाओ तो ठीक है, पूरा ही देख पाओगे, नहीं तो पता चले बस इतने से एरिया में से तुम्हें ठीक दिख रहा है, बाकी फिर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। चलो डिस्क्रिप्शन क्या है, एज रिलेटेड रिडक्शन इन अकोमोडेशन। तो भैया ये बता रहे हैं प्रेस बायोपिया बेसिकली एज रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे अकोमोडेशन जो पावर है, ठीक है, सिलियरी मसल जो है भैया वीकन हो जाती है, जो पावर है देखने की, जिसे रिडक्शन इन अकोमोडेशन का मतलब होता है, अकोमोडेशन बेसिकली जो हमारा लेंस है उसकी कितनी पावर है कि भाई वो क्या कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अपनी सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है, जिससे अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। तो बेसिकली द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस टू एडजस्ट इट्स
फोकल लेंथ इज नोन एज द अकोमोडेशन। तो बेसिकली बच्चे लोग जो ये पावर है वो बेचारी टाइम के साथ साथ कम हो जाती है, सिलियरी मसल्स बेचारी वीक हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लेंस जो है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। और भैया क्या होएगा फिर उसके बाद, प्रेस बायोपिया जैसी दिक्कत कि भैया नियर पॉइंट जो होता है वो रिसीड हो जाएगा एंड डिफिकल्टी सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट, करेक्टिंग बाय रीडिंग ग्लासेस और बायफोकल्स ऑफ कंबाइंड नियर एंड डिस्टेंस करेक्शन। तो भैया वही वाली बात है, या तो क्या खरीद लो, अलग अलग खरीद लो, या फिर क्या ले लो, बायफोकल लेंस ले लो। बायफोकल्स क्या होते हैं अभी पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोनों के दोनों एक ही चश्मे में क्या हो, दोनों की दोनों फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर हो। ऊपर वाले जैसे बाहर का देखते हैं तो भैया ऊपर वाले का कॉनकेव वाला पार्ट लगा लो, नीचे वाले का कॉन्वेक्स वाला लेंस का पार्ट लगा लो, ठीक है जी। चलो बच्चों, अदर पॉइंट क्या है बच्चों लोग, बायफोकल लेंस बता रखा है कि भैया अपर पार्ट कॉमनली कॉनकेव लगवाते हैं फॉर डिस्टेंसेस एंड लोअर पार्ट कॉमनली कॉन्वेक्स लगाते हैं फॉर नियर यूज्ड व्हेन बोथ डिफेक्ट्स एग्जिस्ट। तो भैया ओनली एंड ओनली प्रेस बायोपिया के केसेस में ये वाले लेंस को यूज किया जाता है। ऑल्टरनेटिव क्या यूज करेंगे भैया, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सर्जिकल इंटरवेंशंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है सर्जरी वगैरह करवा लेते, लेजर वेजर चल रही है भैया, तो ये बता रहे हैं भाई लासिक इंट्राऑक्यूलर लेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाली कुछ सर्जरीज हैं जो करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है आई का जो डिफेक्ट है वो खत्म हो जाता है कुछ सालों के लिए, ठीक है, अराउंड 25 ईयर्स तक तो खत्म हो जाता है। उसके बाद जब तुम और बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चले और भी दिक्कतें हो गई हैं, फिर तुम्हें बिल्कुल ना दिख रहा, ठीक है। ये क्या है मॉडर्न करेक्शन मेथड, तो भैया यही है कुछ मॉडर्न करेक्शन मेथड्स। इसके बाद क्या बच्चे लोग, आई डोनेशन एंड आई बैंक नोट। जैसे कि अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आपने उसमें बहुत ध्यान से देखा होगा कि जाते जाते नेत्रदान, ठीक है। सो व्हाट दैट जाते जाते नेत्रदान, तो बेसिकली वही यही होता है कि आई मस्ट बी रिमूव विद इन द 4 to 6 hours आफ्टर दैट। क्योंकि भैया देखो आप तो जा रहे हो पर इतने सारे लोग हैं इस पृथ्वी पे जो बेचारे देख नहीं पाते, तो कम से कम तुम जा रहे हो पर कम से कम तुम्हारी आइज के थ्रू तो तुम इस वर्ल्ड में जिंदा रहो। पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे भाई अगर हमने आई डोनेट कर दी तो पता चले अगले जन्म में उस बंदे की आइज नहीं होती। बकवास बातें हैं बच्चे लोग, अगर कर सकते हो तो कर दो, है ना, मरते मरते कम से कम किसी और को आंखें देकर जाओ यार, वो वाली चीज़ हो जाती है। एक बार देख लेती हूँ स्पेस वगैरह का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, आवाज़ भी सही से आ रही है, स्पेस भी सही से है, चलो ठीक है, तुम्हें दिख भी सही से रहा ना, कुछ मिट तो नहीं गया, सब बढ़िया। देखो प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड बाय आई बैंक टीम्स। तो भैया ऐसे प्रोसीजर कौन करती हैं, आई बैंक टीम करती हैं। मैम पता कैसे चलता है बंदे को डोनेट करनी है कि नहीं करनी है? हाँ ऑफकोर्स अपना मन होता है भाई बंदे को करनी है कि नहीं करनी है, तो वो लिख लुक के जाता है भाई, या फिर अपना मन से पहले अपनी इच्छा जाहिर करता है भाई मेरी आंखें डोनेट करवा देना। तो भैया वही है, मेरी फ्रेंड की मम्मी ने करवाई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको लाइव में भी बताया था। तो भैया अराउंड क्या है 4 to 6 hours। हाँ उसकी मम्मी नहीं है, और मुझे सच में मुझे इतना ज़्यादा रोना सा आया था कि भाई उसकी मम्मी ने जैसे जाते टाइम ऐसे आई डोनेट करवाई थी, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ लगी थी। मैंने घर आके फिर मम्मी को बताया तो फिर वो लोगों ने बताया यार कैटेगरीज ऑफ पीपल कैन डोनेट स्पेक्टेकल यूजर प्रीवियस कैटरैक्ट सर्जरी एटसेट्रा। तो भैया क्या कह रहे हैं, मैनी कैटेगरी के पीपल जो होते हैं वो इसको डोनेट कर देते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब जैसे ऐसा नहीं कि मुझे स्पेक्टेकल्स लगे हुए तो मैं डोनेट नहीं कर सकती, नहीं भाई कर सकती हूँ, ठीक है। जिसको पहले कैटरैक्ट रह चुका है, ठीक है ना, वो भी कर सकता है इसको डोनेट, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी कैटरैक्ट सर्जरी हो रखी है वो भी इसको डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है भाई जिसकी कैटरैक्ट सर्जरी होगी नहीं अब तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे डायबिटिक पेशेंट वगैरह होते हैं ये लोग भी डोनेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। केवल और केवल कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मतलब क्या होती हैं, जैसे पूरे ब्लड में, जैसे मान लो किसी को कैंसर है, ठीक है ना, तो ब्लड कैंसर वाले की आइज डोनेट नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो पर्टिकुलर पूरे बंदे को ही ना जान से मार दे, उसके अलावा और कोई बीमारी है तो फिर वो आइज लग जाते हैं, ठीक है। आई डोनेशन कैन हेल्प मल्टीपल रेसिपिएंट्स। तो भाई अब काफ़ी लोगों की मदद की है तो तुम भी मदद कर देना। हम क्या कहना चाहते हो अरे मतलब जस्ट अ कॉमन लाइक थॉट, तुम लोग अपना व्यक्तित्व सोच एक रखना और बताना। ये भी एक प्रश्न है, चलो ये बताओ कि कौन कौन ऐसे सोचता है कि मैम आई डोनेट करना इज़ अ गुड थिंग। हम लोग भी जैसे ही हमें कभी मौका मिलेगा हम लोग भी ज़रूर से करेंगे, कम से कम जाते जाते नेत्रदान तो हम करके जाएंगे, ठीक है। बताना एक बार कौन कौन ऐसे सोचता है, और कौन कौन ऐसे सोचता है कि मैम नहीं करना चाहिए, ठीक है, जालिम दुनिया है, हम भी जालिम बन जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो बता देना वो भी। तो भैया आप सबसे पहला प्रश्न है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई। तो भैया क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स कर्वेचर एंड देयरफॉर इट्स फोकल लेंथ। तो भैया वही पावर है जिससे वो अपना कर्वेचर चेंज कर लेता है और फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, ठीक है, बाय द सिलियरी मसल्स सो द आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज। जिसकी वजह से आई क्या कर सकती है, नियर एंड फार, ज़्यादा ही कितना भी दूर हो कितना भी पास हो उन सब पे क्या कर सकती है, फोकस कर सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है भैया, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। तो भैया अगर कोई मायोपिक आई का बंदा है ना, जैसे अपन है,
अपन को भैया 2.5 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर तो ठीक है, मुझे 1 मीटर 1.2 मीटर तक चीज़ें दिख जाएंगी, पर उसके आगे मुझे नहीं दिखेंगी, ब्लर हो जाएंगी। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखना। तो इन्होंने बोला है कि भैया व्हाट टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस शुड बी यूज्ड। तो भैया करेक्टिव लेंस तो डेफिनेट सी बात है, बंदा मायोपिक है तो करेक्टिव लेंस गोना बी द कॉनकेव, ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो कॉनकेव बोले तो डाइवर्जिंग लेंस इसके लिए यूज किया जाता है। मायोपिया में इमेज जो है वो क्या बनती है, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है। ऑल्सो कॉनकेव लेंस ठीक कर देता है बाय डाइवर्जिंग इनकमिंग रेज सो द आई कैन फोकस देम ऑन द रेटिना। ठीक है, क्लियर आई ये वाली चीज। डायग्राम बना लेंगे अपन को, ओ डैश का पता चल गया अपन को। चलो जी, अगला क्या है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो भैया जी फार पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनिटी है, और अगर नियर पॉइंट की बात करें तो भैया 25 सेंटीमीटर है। तो देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो बेसिकली कम से कम कितना दूर का दिखेगा। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कितना डिस्टिंक्ट विजन, कितना दूर को होना ही चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर तो भैया होना ही चाहिए, याद रखना सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। ठीक है, एंड फार पॉइंट कितना होना चाहिए बच्चे लोग, पास का मतलब दूर का पॉइंट कितना, इनफाइनाइट होना चाहिए फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, द आई कैन सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो भैया क्योंकि आई जो होती है वो काफी दूर तक का बहुत क्लियरली देख पाती है। क्लियर आई वाली चीज। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लोग, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द बैकग्राउंड वाइल सिटिंग द लास्ट रो। तो भैया बैकग्राउंड नहीं, ब्लैक बोर्ड। तो भैया ये मेरे साथ हुआ है, मुझे एक्चुअली पता कैसे चला था कि भाई मेरी आंखें खराब है, भाई मुझे दिक्कत है, या भाई मेरे को धुंधला दिखता है। तो बेसिकली क्या था, मैं लास्ट बेंच पे बैठती थी अपन 6-7 क्लास में। ठीक है, लास्ट में बैक बेंचेस रहे हैं भाई अपन हमेशा से, स्कूल लगा लो, कॉलेजेस लगा लो। ठीक है, कभी बैठने का मौका नहीं मिलता था, मतलब कभी मजबूरी हो जाती थी, फिर चॉइस हो जाती थी कभी। ठीक है, ऐसे हो जाता था। हाँ, अपने फेवरेट टीचर की क्लास हो तो आगे जाके बैठ जाओ। ठीक है, बाकी ऐसे हो तो चलो यार बैक बेंचेस बनने में क्या दिक्कत है ना। हाँ, फेवरेट टीचर सबके होते हैं भाई, मेरे भी थे और अभी तक भी मेरे भी फेवरेट टीचर्स तो हैं ही। चलो जी, एक स्टूडेंट को डिफिकल्टी हो रही है भैया ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो भैया देखो, दिस इज मायोपिया। ऑफकोर्स मैंने बताया भाई मुझे भी दिक्कत हुई थी, मैं पीछे बैठ जाती, मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था। तो भैया मुझे मायोपिया था, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, मतलब कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएंगे भैया, 1.2 मीटर से आगे तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी, ब्लरिंग ब्लरिंग दिखेगा सारा कुछ। ठीक है, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द वही है डाइवर्जिंग स्पेक्टेकल्स दैट आर द कॉनकेव वाले लेंस लगा लो ऑफ सुटेबल पावर, सो इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑन द रेटिना। तो भैया इसलिए क्या है, फिर वो जो इमेज रेटिना से पहले बनने लग गई है, ठीक है, वो क्या बनने लग जाएगी, ऑन द रेटिना बनने लग जाएगी आफ्टर यूजिंग द कॉनकेव लेंसेज। क्लियर है। अगला है बच्चों लोग आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो बच्चों लोग अपन ने डिफेक्ट सारे के सारे पढ़ लिए, बहुत सारे कंग्रेचुलेशन सभी बच्चों को। जिसको मजा आ रहा है अपना फेवरेट इमोजी कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल दीजिएगा। जिसको लग रहा है कि मैम वाह आज तो हमने कुछ नया सीखा है, प्लीज डू राइट कि मैम नया सीखा है विद योर पर्पल हार्ट। ठीक है, चलिए पर्पल हार्ट जरूर भेजना जिनको पता, जिनको लग रहा है कि हाँ मैम मजा आया है, नया सीखा है। चलो बच्चों लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म को अपन अच्छे से जानते हैं, ट्राइंगल का 3D। बेसिकली आपने मान लो 3 ट्राइंगल्स कुछ तरीके से जोड़ रखा है, नीचे से एक मिरर लगा हुआ है, तो बेसिकली दैट गोना बी योर प्रिज्म बन जाएगा बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्लास प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब हमेशा याद रखना बच्चे लोग, बेंडिंग ऑफ द लाइट, लाइक बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। मान लो यहाँ से गई लाइट और रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे इसकी तुम्हें मुंडी चमकती हुई दिखाई दे रही होगी शायद, है ना, मुझे दे रही है क्योंकि, तो ये रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट सरफेस से लाइट क्या हो जाती है भैया, आर पार हो जाती है। ठीक है ना, तो बेसिकली वो वाले सरफेस जो क्या कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो रिफ्रैक्ट कर देते हैं। रिफ्रैक्ट की बात हो रही है तो भैया ग्लास का प्रिज्म ऐसा ही एक चीज होती है जो रिफ्रैक्ट करवाएगा लाइट को विद 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 ट्रायंगुलर लेटरल सर्फेसेस। तो बता रहे हैं भैया 2 ट्रायंगुलर बेसेस होंगे, 3 ट्रायंगुलर लेटरल सर्फेस इस तरीके से लगे होंगे। ठीक है, दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि भैया ये क्या होंगे, इंक्लाइंड होंगे इस तरीके से। ठीक है ना, यूनियन सीधे सीधे इस तरीके से इंक्लाइंड है। ठीक है, वही होती है ना जैसे कि मतलब स्लाइड होती है, स्लाइड ऐसे थोड़ी ना होती है, स्लाइड तो ऐसे होती है ना इंक्लाइंड। तो दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस इज ऑन एंगल। ठीक है, बेसिकली दिस इज ऑन अ एंगल। ठीक है, वेरी चीज है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, तो जैसे ही एक रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म के थ्रू पास होती है, क्या करता है, ये 2 बार बेंड होती है। ठीक है, कैसे बेंड होती है ध्यान से देखेंगे। एट द फर्स्ट सरफेस पे, ठीक है, सबसे पहले तो सरफेस पे ही बेंड हो जाएगी, जैसे ही एंटर करने वाले तभी बेंड हो जाएगी। When it enters the prism, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द बेस। तो भैया रिफ्रैक्शन हो जाएगा कैसे, बेस की तरफ, बेस की तरफ, बेस की तरफ। ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ, अरे भाई ये रहा, जैसे ही अपनी लाइट गई,
ठीक है, लाइट गई तो भैया इस लाइट को जाना किधर चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर भैया क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्शन हो गया और ये कहाँ चली गई, बेस की साइड चली गई। ठीक है, बेस अपना ये बीस है ना, तो बेस की साइड जाके इसने ऐसे करा। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन इधर ही हो गया। इसके बाद अब जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अब क्या हो गया भैया, ये और भी ज़्यादा क्या हो गई, इसको अब जाना देखो इस तरीके से चाहिए था, पर ये जाके इस तरीके से रही है, इस तरीके से जा रही है। समझ आई ये वाली चीज़। तो भैया 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार जब इसने एंटर किया और एक बार जब ये एग्जिट कर रही है सरफेस में से। ठीक है ना, तो ये रहा। तो फर्स्ट सरफेस क्या था, जब ये एंटर करिए प्रिज्म में तो रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द बेस, और सेकंड सरफेस क्या है बच्चों लोग, व्हेन इट लीव द प्रिज्म तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द बेस। तो तब क्या हो जाएगा बच्चों लोग, रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बेस से अवे हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज। अगला प्रश्न है बच्चों लोग, अगली चीज है बच्चों लोग, ड्यू टू दीज टू रिफ्रैक्शंस द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल। और इन्हीं 2 रिफ्रैक्शंस की वजह से बच्चे लोग जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, इंसिडेंट रे अगर ऐसे है तो इमर्जेंट रे क्या है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, दीज आर नॉट पैरेलल, ये कहीं पे पीछे जाके तो मिल ही जा रही हैं, देखो यहाँ पे मिल रही है ना, तो पैरेलल कैसे हो सकती है, पैरेलल रेज जो कभी ना मिले। ठीक है, एंड दीज आर नॉट पैरेलल। लाइक इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया और इसको मैंने एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पे जी पे मिल जा रही हैं। तो ठीक है, तो दीज आर नॉट पैरेलल एट ऑल ड्यू टू दीज रिफ्रैक्शंस। चलो जी, इसके बाद क्या है, इरेज कर लेते हैं एक बार इसको। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो जी, इसमें इसको डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये रहा डी। तो देखो ये वाला जो एंगल है ये तो क्या होता, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के बीच मतलब इनको जो कंबाइन करके बैक में बना हुआ है इसको क्या बोला है भाई इन्होंने, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर आई ये वाली चीज, ये रहा एंगल डी से एंगल ऑफ डेविएशन, ये रहा। ठीक है, बाकी तो आई होप तुम्हें समझ आ ही गया है। अब क्या है, द इमर्जेंट रे बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म मेकिंग द लाइट पैच चेंज डायरेक्शन। तो भैया जो ये इमर्जेंट रे है ना बच्चों लोग, ये क्या करेगा, ट्राइंगल के बेस की तरफ, ठीक है, प्रिज्म के बेस की तरफ जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, मेकिंग द लाइट पाथ चेंज द डायरेक्शन। और भैया यही क्या कर रहा है, लाइट के पाथ को डायरेक्शन चेंज करने में मजबूर कर रहा है। बेसिकली क्या है, डेंसिटीज जो है उनमें फर्क है भैया, इसी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ आया, ये बस प्रिज्म के थ्रू है। ठीक है, बाकी अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी देखेंगे। चलो अब इसके बाद क्या है, इसको हो गया ना सारा का सारा। हाँ, एक बार थोड़ा पानी पी लेते हैं अपन, तुम भी थोड़ा पानी पी लो यार, थक गए होगे बेचारे सुनते सुनते। अभी देखो बताना तो भैया नाम लिख देना, लिखने में कोई घबराना मत कि भाई कौन सी इंसिडेंट रे है। तो देखो यार 3 ही रेज जा रही है, पी इंसिडेंट है, ई एफ क्या रिफ्रैक्ट कर रही है, और एफ और एस कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट। ठीक है, यही है। एंगल ए क्या है बच्चों लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रहा। ठीक है, एंगल आई की बात करें तो भैया ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। ये क्या है बच्चों लोग, मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, तो इससे नॉर्मल, इसका परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, और इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, तो बेसिकली इंसिडेंट लाइट का और इसका जितना एंगल बना हुआ है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया है। ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा जैसे दिखा रखा है एम डैश करके, और यहाँ पे मान लो रिफ्रैक्टर इस तरीके से आ रही है, तो ये जो इनका एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमर्जेंट। ठीक है, तो भैया यार डरने का नहीं, डराने का। ठीक है, डायग्राम बनाना बोले बना देंगे, ऐसे ही बनाना है, कुछ भी हार्ड फास्ट है ही नहीं। आई आर ई तीनों के तीनों अपन को पता है। आर क्या हो जाएगा, बेसिकली वही है नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड वाला है, सारे की सारे जो तुम्हें एंगल मेजर करने हैं वो नॉर्मल से मेजर करने हैं, बस इतना ही है। ठीक है, तो जैसे ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो भैया ये तो नॉर्मल वाला था ही, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे क्या हो गया, ये इमर्जेंट। ठीक है, इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है जी, चलो बच्चे लोग एंगल ऑफ डेविएशन भी हमें देख ही लिया है कि भाई अगर मैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ अगर जोड़ूँ तो जहाँ पे भी ये मीट कर रही हैं वहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है जी, इतना डेविएट हो रहा है। अब देखो जी समरी देखो क्या है, इंसिडेंट रे आई, पहले रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट सरफेस पे। ठीक है ना, फर्स्ट सरफेस इज बेसिकली व्हाट, ये था ना तुम्हारा ट्राइंगल का फर्स्ट सरफेस। ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ बेंड हुई, पासेस इनसाइड द प्रिज्म। ठीक है, ये आई फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई बेस की तरफ। ठीक है ना,
तो बेंड टुवर्ड द बेस एंड पासेस इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू पास हुई। रिफ्रैक्टेड अगेन ऑन एग्जिट, तो भैया यहाँ पे देखो ये था एग्जिट के टाइम पे इसको दोबारा से रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। इमरजेंस रे बेंट, तो क्योंकि भैया ये इमरजेंट रे बेंट तो हुई ही है, ये हो गई यहाँ पे, ये बेंट हो रखी, ठीक है ना, इस तरीके से। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे, तो भैया ये जो आपकी इंसिडेंट थी, ये जो आपकी इमरजेंट थी, ये जो दोनों पीछे काट रही हैं, इस एंगल को अपन लोग क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोल देंगे। डर जाना, ठीक है। किस किस को डर लग रहा है, तो डर लग रहा है, जिसको डर नहीं लग रहा है मैडम हम नहीं डरते, ठीक है। किसी के पप्पा से नहीं डरते मैडम हम, अपने अपने को छोड़ के। चलो जी, अब बात आ जाती है बच्चों लोग, अब आपने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, बात आ जाती है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो अब डिस्पर्शन देखना क्या है बच्चों लोग, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स दैट इज द विबग्योर में टूट जाना। तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों लोग, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्लियर है, भूल जाओगे क्या? नो मैम, क्लास के बच्चे भी हम खुद ही हैं भैया, टीचर भी अपन खुद ही हैं। द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, तो भैया जो भी आपको बैंड ऑफ कलर मिलेगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो मतलब कि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा किसको बोला जाएगा, जो ये आपको कलर्स दिख रहे हैं ये, दिस इज द व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। डरो डरो डरो, डरने से काम बन जाएगा, ठीक है। डर के आगे ही तो जीत है बच्चे, तो पहले कम से कम डरो, तो उसके बाद उसके आगे तो तभी तो पहुंच पाओगे, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ कलर इज विबग्योर दैट इज द वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। और उसके बाद विबग्योर, ऑरेंज और फिर रेड, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, दिस इज द विबग्योर। जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें याद रखनी है कि रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम लैम्डा, ठीक है ना। तो बेसिकली रेड का लैम्डा लंबा होता है, दैट इज द रेड का लैम्डा बड़ा होता है। और रेड का लैम्डा बड़ा मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम। क्या मुझे फ्रीक्वेंसी का कुछ भी याद नहीं भाई, मेरे को केवल इतना ही याद है कि रेड का लैम्डा बड़ा होता है, दैट्स इट। मैंने और कुछ याद ही नहीं कर रखा, बाकी मुझे पता है वो बाकी चीजें डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो भैया, इसका डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा कम होगा। इसका वेवलेंथ, लैम्डा इज बेसिकली वेवलेंथ ना मैन, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम है, ठीक है। अब जब इसकी वेवलेंथ कम है तो बेसिकली छोटे साइज के पार्टिकल्स के थ्रू ही स्कैटर ज्यादा होगा। तो बेसिकली स्मॉल साइज के पार्टिकल्स जो हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स इजीली स्कैटर इट। स्कैटर इज बेसिकली व्हाट, अभी अपन ने देखा ना, व्हाइट लाइट आ रही थी भैया, उसको स्कैटर कर दिया गया, ठीक है। एक तरीके से उसका स्पेक्ट्रा बना दिया गया कि भैया वो 7 कलर में टूट गई। अब जो ये 7 कलर टूटे हैं, इनमें से बता रखा भैया ये 7 कलर हैं, इनमें क्या होती है भैया, इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, कंपैरेटिवली इनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। तो मतलब ये स्मॉल पार्टिकल्स से जल्दी क्या हो जाते हैं, ये स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन ये इनको लार्ज पार्टिकल्स चाहिए स्कैटर होने के लिए। क्लियर है। तो बेसिकली जो रेड लाइट है ना बच्चों लोग, जब भी तुम्हें डेंजर सिग्नल्स दिखते हैं ना, वो ही यूज करी जाती है, क्योंकि वो इधर उधर नहीं फैलती। ध्यान रखना बच्चों, तुम्हें कोई जॉब मिलती है या फिर तुम कोई एक बहुत अल्टीमेट बंदे बनते हो, तो तुम कब बनते हो, जब तुम्हें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो। नहीं बन पाओगे तब तुम बड़े। जब एक बंदे के पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हुए भी वो क्या करे, वो केवल और केवल सीधा देखे, अनलेस और अनटिल जब तक उसके पास बहुत बड़ा पार्टिकल ना आए, तब उसका स्कैटर होना फिर भी ठीक है। पर छोटे पार्टिकल्स से वो स्कैटर नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो छोटे पार्टिकल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनका वेवलेंथ स्मॉल ही रह जाता है, उनका वेवलेंथ कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज वाई रेड लाइट इसीलिए यूज होती है बच्चों, वो सबसे कम स्कैटर होती है, केवल बड़े पार्टिकल्स ही उसको स्कैटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेट दूर दूर की जगहों पर जितने भी ट्रेन, जितने भी लाल बत्तियां, तो मैं देखने को मिलूंगा, नाम ही लाल बत्ती से रखा है भैया, क्योंकि रेड लाइट बोले तो स्टॉप हो जाओ भाई, यहीं रुक जाना, क्योंकि वो एकदम दूर तक दिखती है। अगर कोई व्हीकल बहुत स्पीड में भी आ रहा है, उसको भी बहुत दूर से ही दिख जाएगी कि भैया रेड लाइट है, भैया रुकना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी। दिस इज द डेंजर, इतना ही याद रखना और कुछ भी नहीं करना है। ये रामबाण है तुम्हारा, दूसरा रामबाण है, रामबाण नंबर 2, ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। अब देखो, अब देखना कैसे उड़ाओगे तुम इस चैप्टर को।
कुछ नहीं बता रखा, ये बता रखा है कि भैया अगर तुम दो स्पेक्ट्रों का, दो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, तो भैया अगर तुम क्या कर दो प्रिज्म इस तरीके से लगा दो, इन्वर्टेड करके, एक सीधा है एक उल्टा लगा दो, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये व्हाइट लाइट थी, ये 7 कलर में यहाँ पे टूटी, अब जो ये 7 कलर हैं यहाँ से पास होकर क्या हो जाएगी, अगेन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे तुम्हें क्या पता चल गया कि भैया व्हाइट लाइट ही स्कैटर हुई है 7 कलर्स में। ठीक है, देखो अभी क्या है, ईच कलर वेवलेंथ बैंड डिफरेंटली। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई हर एक कलर का वेवलेंथ अलग है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हर एक कलर क्या हो रहा है बच्चे लोग, बैंड कर रहा है डिफरेंटली। लाइक अगर आप देखोगे तो भैया रेड कलर इतना सबसे कम बेंड करता है ना, रेड कलर सबसे कम डिफ्रेक्ट करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है बच्चे लोग, आपका वॉयलेट कलर। ठीक है, विबग्योर का वी। ठीक है, यही वाली चीज बता रखी है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ। तो ध्यान से समझ लेना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास भी अलग होती है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। वो आर के लिए कुछ और है, वो वी के लिए कुछ और है। तुम जॉब लेने जाओ, जो कोई बहुत फोकस है उसके लिए वो जॉब वाला कोई और कुछ और है, इंटरव्यूअर बहुत कुछ और एकदम ऐसे सर करके बात करे, और पता चले बच्चे लोग अगर तुम कुछ नहीं हो, अगर तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हो तो भैया तुम्हारे लिए कुछ और है। तो भैया ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ग्लास अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल लेता है, वो कहता है भैया मैं सबके लिए सेम नहीं हूं, तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लियर? अब देखो क्या है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है अपने पाथ से, डेविएट सबसे ज़्यादा क्या होती है वॉयलेट। लेकिन रेड क्या होती है बच्चों लोग, लीस्ट डेविएट। रेड कभी बहुत कम डेविएट, बहुत बड़े पार्टिकल्स आएंगे तभी बेचारी को डेविएट होना पड़ता है, अदरवाइज वो डेविएट नहीं होगी। क्लियर है? दैट इज वाई आर का लेमडा इज बड़ा। ठीक है, एंड इट इज वाई आर, क्योंकि डेविएट नहीं होती है इसलिए इसको यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। क्लियर है? चलो जी, तो अब तुम मुझे ये भी बता दो भैया, तुम जिंदगी में रेड लाइट बनना चाहोगी कि वॉयलेट? मैम रेड लाइट से हम रेड फ्लैग तो नहीं बन जाएंगे। अरे नहीं यार, कैसी बातें करते हो तुम। देखो, रेड लाइट बनना अपने आप में है मतलब लीस्ट डेविएशंस। ठीक है, अपने एम पे फोकस करना, वो वाली चीज। रिकॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, इफ द डिस्पर्स्ड लाइट इज पास टू अनदर इन्वर्टेड प्रिज्म द कलर रिकम्बाइंड टू फॉर्म व्हाइट लाइट अगेन। तो जैसे कि मैंने बताया अभी रिकॉम्बिनेशन करा था हमने। ठीक है, हमने इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दी, एक प्रिज्म सीधा एक प्रिज्म उल्टा, तो हमने देखा कि भैया अल्टीमेटली हमें रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट ही मिल गई, जिससे क्या प्रूव हो गया, प्रूविंग दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, प्रूफ है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब बात आ जाती है बच्चों लोग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, डिस्पर्जन ही तो पढ़ रहे हैं ना। अब डिस्पर्जन में क्या है, 7 कलर्स में टूट रहा है, तो जहां 7 कलर्स में टूट रहा है वहीं की बात करेंगे। तो लो जी बच्चे लोग, पहली बात कर दी अपन ने, रेनबो तो अपन ने बना देखा है ना, सबने देखा है, सभी ने देखा है। चलो जी, अब क्या फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो रेनबो तब बनता है, बारिश आई, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे एनवायरमेंट में है। ठीक है ना, और उन एनवायरमेंट से जब सनलाइट पास करती है तो भैया क्या बन जाता है, रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रा बन जाता है। ठीक है ना, बेसिकली विदाउट एनी प्रिज्म, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रा है। यहाँ पे प्रिज्म का काम कौन कर रहा है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स काम कर रही है। ठीक है ना, तो भैया क्या है, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, तभी क्या बनता है, रेनबो बनता है। कंडीशन क्या होती है, द सन मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे किसको बोला गया, मान लो मुझे अपने फ्रेंड में रेनबो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैं ऐसे खुश हो रही, वाओ रेनबो, तो बेसिकली मेरे पीछे सन होना चाहिए। तो बेसिकली ऑब्जर्वर अगर मैं हूं तो मेरे बिहाइंड क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ मी, तभी तो मुझे रेनबो दिखाई देगा ना। उन्हीं से तो लाइट स्कैटर होगी और क्या हो जाएगा, अपने पास रेनबो दिखाई देगा, डिस्पर्स होगी लाइट उन्हीं से तो। और मेरे पीछे क्या है, सन होना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। चलो, तो जब भी तुम रेनबो देखो सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने की कोशिश करना, तुम्हें जल्दी दिख जाएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भैया हुआ कैसे, प्रोसेस इनसाइड द ड्रॉपलेट। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट एज इट एंटर्स द ड्रॉपलेट, डिस्पर्शन इनटू कलर। तो भैया वही है, लाइट का तो रिफ्रैक्शन ही हुआ। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट में लाइट ने एंटर करा, बेचारी का रिफ्रैक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो चली गई, और भैया क्या हुआ, 7 कलर्स में टूट गई, क्योंकि व्हाइट लाइट तो 7 कलर्स में टूट जाएगी, स्पेक्ट्रा दिखेगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्पर्जन इनटू कलर्स। इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा भैया, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो ये देखो जी, क्या हो गया बच्चे लोग, यहाँ से लाइट आ रही थी, सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, बेचारी बेस की साइड बेंड हुई, और अब क्या हो जाएगा, अब विद इन द वाटर ड्रॉपलेट इसका क्या होगा, यहीं पे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल, मतलब ड्रॉप के अंदर से इसका रिफ्लेक्शन होगा, और क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये जो लाइट है देखना किस तरीके से अपन को दिखाई देगी। अबे कहाँ गया भाई, ये रहा,
द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो भैया आप देखो ये जो लाइट है ये ड्रॉपलेट के अंदर से भी रिफ्लेक्ट हुई है, और भैया अब क्या हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होती तो क्या होता, पास ही हो जाती ना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, सरफेस से आर पार हो जाना, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, बेंड होके, लेकिन ये तो क्या है, विद इन द सेम मीडियम रही है, ठीक है ना। तो सेम मीडियम रही है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। और वो भी कौन सा रिफ्लेक्शन, अंदर के अंदर है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन। तो पहले हुआ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद क्या हो रहा है अगेन फिर रिफ्लेक्शन। तभी तो ये डेंसर से मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में आई है, ठीक है। ऐसे वाली चीज़ हो जाती है बस, केवल और केवल, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगेन एज द लाइट कम्स आउट ऑफ द ड्रॉपलेट सेंडिंग द स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर साइड। तो भैया देखो जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जहाँ जैसे हम वाटर ड्रॉपलेट देख रहे हैं उसी वहीं से ही उसी आंखों से उसी डायरेक्शन में हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है, क्योंकि लाइट जिधर से पड़ रही है, देखो सनलाइट हमारे पीछे है, सनलाइट जिधर से पड़ रही है उसी साइड में कहाँ से दिखेगी, उसी साइड में आपको क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। तो सनलाइट पीछे से आ रही है आगे की साइड, तो क्योंकि सनलाइट आगे की साइड जा रही है तो हमें रेनबो भी इस तरीके से ही दिखाई देगा, वो वाली चीज़ है, ठीक है। समझ आ रही है वाली बात। अब क्या है बच्चे लोग, हमारे पास कंबाइन इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ गिव्स अ रेनबो। तो भैया क्या क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और डिस्पर्जन हो रहा है, मतलब 7 कलर्स में तो वो टूट ही रहा है, तभी क्या मिलता है हमें, रेनबो मिलता है। क्लियर है ये वाली चीज़। तो अगर कोई बताए, अगर कोई पूछे तो कितने इवेंट्स हुए हैं बाय वॉचिंग, जब तुम एक सी करते हो, तुम एक रेनबो को देख पाते हो, तो भैया क्या हो रखा होता है, रिफ्लेक्शन हो रखा होता है, रिफ्लेक्शन हो रखा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख देना, और साथ में क्या हो रखा होता है, डिस्पर्शन हो रखा होता है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, कई बार 2 रेनबो भी बनते हैं, एक थोड़ा सा डार्क और एक थोड़ा सा फेडेड सा। तो भैया प्राइमरी रेनबो कब बनता है, बाय 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब केवल एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो इनसाइड द ड्रॉपलेट। लेकिन समटाइम्स द सेकेंडरी रेनबो फेंटर एंड विद रिवर्स कलर फॉर्म्स ड्यू टू द 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो भैया जब ड्रॉपलेट क्या करे, सिंगल की जगह मान लो एक और रिफ्लेक्शन कर दे, ठीक है ना, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दे, तो भैया एक इंटरनल रिफ्लेक्शन से बना हुआ रेनबो गोना बी ऑफ द डार्क कलर, बट दूसरे इंटरनल रिफ्लेक्शन से अगर कर दिया तो भैया दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन से रेनबो के कलर्स एकदम विबग्योर से उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। लाइक विबग्योर हमेशा ऐसे ही दिखेगा यार, जैसे कि मैंने आपको बताया VIBGYOR, क्लियर है, इस तरीके से ही हमेशा कलर्स दिखेंगे, लेकिन फिर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, VIBGYOR। क्लियर है, समझ आ गया, समझ आया तो थम्स अप, ये भी नहीं कह सकते तो तुम्हें थम्स अप। चलो जी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात करते हैं अब अपन लोग, कर देना यार थम्स अप अगर हेल्पफुल लग रहा है तो। वैसे रात का 1 बजा है भाई, मैंने कब सोचा था तुम्हारी वीडियो बनाने का कि चलो आज रात 8 बजे तक तुम्हारी वीडियो ही अपलोड कर देंगे, पर ठीक है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है। देखो अभी डेफिनेशन क्या है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकरिंग व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। तो भैया देखो अब डिस्पर्शन की बात नहीं हो रही, अब 7 कलर्स की बात नहीं हो रही, अब हो रही है एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मैम उधर भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, पर हाँ उधर रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा था और उधर डिस्पर्शन भी तो हो रहा था। डिस्पर्शन इज अ डिफरेंट फिनोमिना बच्चे लोग, और रिफ्लेक्शन इज अ डिफरेंट फिनोमिना। डिस्पर्शन इज द लाइक स्कैटरिंग ऑफ अ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना। तो भैया वो है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द रिफ्रैक्शन, दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम और फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यही होता है अपने पास। द एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो भैया एटमॉस्फेयर में क्या होती है, भैया हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं एयर की, कहीं पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। कॉज क्या होती है, ये देखो यही बता रखा है, एयर डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस विद द एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी टेम्परेचर पे और एल्टीट्यूड्स पे, हाइट्स पे भी डिपेंड करता है कि एयर का डेंसिटी ज़्यादा होगा या फिर डेंसिटी कम होगा, ठीक है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या बच्चे लोग, देखो घनत्व, घना, जैसे ये है डेंसिटी इसकी कम है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, जैसे अगर मैंने एक और बनाया और उसमें मैंने क्या लगाया, बहुत सारे पार्टिकल्स इस तरीके से, तो बेसिकली दिस इज डेंसर एंड दिस इज द रेयरर। क्लियर है, ठीक है, यही वाले मीडियम्स है, साफ साफ दिख रहा है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊं, लो हो गई। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरा इश्क मेरा फितूर है, मैंने खुद को तुझ पे। अब देखो क्या बचे लोग, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट देखो किसके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, इसमें 7 कलर का कोई आना जाना नहीं है, तो मतलब डिस्पर्शन नहीं देखने को मिलेगा। स्टार ट्विंकल ट्विंकल स्टार हाउ यू वंडर व्हाट यू आर,
सो व्हाट इज दैट? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो बेसिकली स्टार्स ऐसे ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, जबकि स्टार्स एक्चुअल में ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। तो भैया लोग देखो, स्टार लाइट भैया बेंड हो जाती है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वही है कि एयर की डिफरेंट लेयर की डेंसिटीज भैया डिफरेंट हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शन इसको फेस करने पड़ते हैं। भैया इधर से आया थोड़ा बेंड हो गया, फिर इधर से पड़ा, फिर मान लो और बेंड हो गया, फिर इधर से पड़ा, ठीक है, फिर और बेंड हो गया। इस तरीके से बहुत सारी बार रिफ्लेक्शन होने के बाद, कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बच्चे लोग, अपन को स्टार जो है भैया वो अपनी धरती तक दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं, हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, व्यूअर की आई तक देखते हैं। तो भैया द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार चेंजेस कॉन्टिन्यूसली मेकिंग इट सीम टू ट्विंकल। तो भैया जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार की वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। कभी थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, कभी थोड़ा सा उधर, कभी थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा सा उधर। तो भैया बेसिकली इसलिए हमें दिखता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्विंकलिंग, ठीक है, वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते ड्यू टू दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेंसिटीज का फर्क है। इसी वजह से क्या दिखता है हमें, वो ट्विंकल दिखता है। डन है? भूल जाओगे? बता देना भूल जाओगे तो। भैया देखो ये बच्चा दिखा रखा है, ठीक है, तुम ही हो, बच्चा ही होता है ना, छोटा सा बच्चा चांद को देख रहा है, भैया छोटा सा बच्चा तारों को देख रहा है, तो ये है भैया अपने स्टार बाबू, ठीक है ना। ई स्टार बाबू जो है भैया, ये इतने सारे रिफ्रैक्शंस के बाद देखो इधर आया, ये देखो इधर आया, रिफ्रैक्शन हुआ। तो बेसिकली भैया रिफ्रैक्शन होने की वजह से बंदा तो सीधा ही देख सकता है, हम लोगों को थोड़ी ना दिख रहा है ये यूं होकर रिफ्रैक्ट हो रहा है, हमें तो रिफ्रैक्शन थोड़ी ना दिखता है यार, हमें तो क्या दिखता है कि अच्छा सीधा ही दिखाई दे रहा है भाई अपन को, तो स्टार है इधर, दिख इधर रहा है, तो इसलिए तुम्हें क्या दिखेगा, ये अपेरेंट पोजीशन दिख रही है भैया, एक्चुअल में स्टार तो इधर है ना यार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको फिर ट्विंकल करता दिखाई देगा। क्लियर है? जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है वैसे वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी दूसरा एप्लीकेशन है भैया एडवांस सनराइज एंड रिलेट सनसेट। अब याद रखना, सनलाइट का 7 कलर में टूटना वॉज डिस्पर्शन, इज डिस्पर्शन, बट सनलाइट, सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें क्या दिखता है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सन दिख जाता है, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखता रहता है, ठीक है। सो वाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मैम वाई इट इज नॉट डिस्पर्जन? बिकॉज डिस्पर्जन में बच्चे 7 कलर्स होते हैं। मैम हमने सनलाइट का ही तो पढ़ा था ना, डिस्पर्जन में भी कि सनलाइट आई 7 कलर में टूट गई, रेनबो दिख गया हमें। रेनबो में क्या दिख रहा था? 7 कलर ही तो दिख रहे थे, है ना। उसमें रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, रिफ्लेक्शन के साथ डिस्पर्जन भी हो रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें केवल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो भैया वही वाली बात है कि भैया सन बिकम विजिबल अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, ठीक है, 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट आफ्टर दिखता है एक्चुअल सनसेट के बाद ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर। क्योंकि भैया एटमॉस्फेयर जो है डेंसिटीज ऑफ द एयर में बहुत सारे डिफरेंस होने की वजह से क्या कर देता है, जैसे स्टार को ट्विंकलिंग रिप्रेजेंट करा था, इसी तरीके से सन राइज को थोड़ा सा बिफोर कर देता है और सनसेट को थोड़ा सा डिलेड सनसेट कर देता है कि भैया हो चुका था फिर भी तुम्हें 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा सनसेट होता हुआ, ठीक है। द सन्स अपैरेंट पोजीशन इज हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन बिलो द हॉरिजॉन। तो बेसिकली सन का जो एक्चुअल पोजीशन है, देखो सन ऑलरेडी उगा नहीं है, अभी तक उगा नहीं है, उसके बाद में वो उगा दिख जाता है। और सिमिलरली क्या है, सन अभी तक डूब चुका है, उसके बाद भी तुम्हें दिख जाता है। क्यों? ओरिजिन से जो अपेरेंट पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊंची हो जाती है भैया, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन इसको नहीं दिखेगा ऑब्जर्वर को तो सीधा क्या दिखेगा, सीधी वाली लाइन दिखेगी। अच्छा सन अभी तक निकला हुआ है, अच्छा डूब रहा है, ओह लेट्स सी द सनसेट पॉइंट, है ना, लेट्स सी द सन एट द सनसेट पॉइंट। कौन कौन गया सनसेट पॉइंट पे? उदयपुर में मैं तो गई हूँ। तो मैंने तो सुना था कि यार, मेरे को एक बात बताओ, मैंने तो सुना था कि यार सनसेट मतलब सन को ना डायरेक्टली आंखों से देखना ही नहीं चाहिए, सन को तुम्हें पूरी जिंदगी इग्नोर करना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारी आंखें ख़राब कर देता है अगर तुम उसको आंख उठा के देखते हो तो, है ना। तो कौन है ऐसा जो उसको आंख उठा के देखे, जिसको अपनी आंख खराब करवानी है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जब अपन को सन को देखना ही नहीं है, जब उस बंदे को अपन को पूरा टाइम इग्नोर ही करना है, फिर सनसेट पॉइंट पे जाने का मतलब क्या है? जिसको ये पता है बता दो मुझे इन द कमेंट। मैं लिटरली मैं साथ में चैप्टर पढ़ रही हूँ, मैं उदयपुर जा रही हूँ सनसेट पॉइंट देखने, आई वाज लाइक सनसेट सनराइज नहीं देखना होता है यार, फिर अपन को रेड कैसे दिख जाता है जब देखना ही नहीं होता है, आंखें खराब हो जाती है उसको देखने से। चलो अब देखो टिंडल इफेक्ट, जिससे बच्चों के नंबर कट जाते हैं भाई, जो टीचर बोल देते हैं वही लिखना था जो मैंने बताया था। देखो जी एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखो, द फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल्स लाइक डस्ट स्मोक एयर मॉलिक्यूल्स। तो भैया जब
लाइट के, देखो फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे मान लो डस्ट के पार्टिकल्स हैं या फिर एयर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर स्मोक है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा जब वो स्प्रेड करेगा लाइट को, ठीक है, वाया स्मॉल पार्टिकल्स, व्हेन लाइट स्ट्राइक देम इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो जी क्या है, छोटे से होल से कमरे में ना लाइट आ रही है, सनलाइट, और तुम्हें सारे पार्टिकल्स ऐसे पूरे भागा दौड़ी में, जैसे तुमके घर में कोई मेहमान आ गए और रिश्ते वाले देखने आए हुए हैं उन्हीं को, ठीक है, और वैसे पूरा दो अनजाने अजनबी ऐसे वाली वाइब ले रखा उन्होंने, पूरा ऐसे भाग भाग के कोई समोसा कचौड़ी सब ले आओ भाई उन लोगों के लिए, उनको ऐसा ठुसा ठुसा के ऑयली खिला खिला के उनको डायबिटिक कर दूँ बिल्कुल बेचारों को, ठीक है ना। तो भैया द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भैया कितना स्कैटर होगा, कितने आदमी थे, ये किस बात पर डिपेंड करेगा भैया कि क्या वेवलेंथ है, क्या पार्टिकल का साइज है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करेगा एज वेल एज किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल का साइज क्या है। पार्टिकल का साइज अगर छोटा है तो वो क्या करेगा, VIB जैसे स्मॉलर वेवलेंथ को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, बड़ी वेवलेंथ को कुछ नहीं कह पाएगा, ठीक है, ऐसे वाली चीज़ है। तो देखो रेले लो, ठीक है, रेली लो बोल सकते हो इसको, ठीक है, रेली लो क्या कहता है भाई आपको, स्कैटरिंग जो है जितना ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ उतनी ही कम स्कैटरिंग, इन्वर्स रिलेशन है। आज हमने क्लास में 2 इन्वर्स रिलेशन पढ़ लिए, ठीक है, 2 कट्टर दुश्मन हमने पढ़ लिए। कर्वेचर जो है बच्चे लोग वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का दुश्मन है, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर का दुश्मन है, मतलब उसके उल्टा चलेगा। और यहाँ पे स्कैटरिंग जो है वो वेवलेंथ की उल्टी चलेगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी, रेड की वेवलेंथ बड़ी, तो भैया वो स्कैटर सबसे कम होता है, ठीक है ना। जबकि शॉर्टर वेवलेंथ जैसे कि ब्लू वॉयलेट वगैरह स्कैटर मोर देन लॉन्गर वंस, ठीक है। अब पार्टिकल साइज में क्या होना चाहिए, छोटे पार्टिकल जो है वो छोटी वाली लाइंस को, मतलब छोटी वाली जो वेवलेंथ है उनको ही स्कैटर करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, देखो अब हम पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ना तो डिस्पर्जन जिसमें 7 कलर में टूटता था, ना ही रिफ्रैक्शन जिसमें क्या होता था, बेंडिंग ऑफ लाइट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट होता था जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता था, जैसे कि हमने देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इस वजह से हमने देखा था सनराइज एंड सनसेट में डिलेड सनसेट एंड बिफोर सनराइज, अर्ली सनराइज। अभी कहते हैं ब्लू कलर ऑफ द स्काई, मैम स्काई, रेनबो, डिस्पर्जन ना भाई, डिस्पर्जन है मैम, रिफ्रैक्शन। लुक मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर्स शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट मोर स्ट्रॉन्गली। तो भैया जो एयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो शॉर्टर वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करेंगे, मतलब वॉयलेट वगैरह को ज़्यादा स्कैटर कर देंगे, इसीलिए स्काई क्या करता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो वेवलेंथ ब्लू कलर है वो पूरा से स्कैटर हो रखा होता है ना। तितली बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो बेसिकली वो जो तितली बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वो कौन उड़े जा रही है, तो वो जो उड़ी जाए हो रही है वो भैया क्यों हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करवा देते हैं, मतलब बिखरा देते हैं, मतलब उनको तितली बनवा के उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो डांस कर पाते हैं, तितली बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में। लेकिन यही वाला जो मस्त गगन का तितली है बेचारा रेड नहीं उड़ पाती, तो रेड तितलियाँ बेचारी रह जाती हैं। तो अब देखो डेली यूज़ में क्या एप्लीकेशन है। अब जब भैया ब्लू कलर ऑफ द स्काई हो गया है तो अब रेडिश कलर की भी बात करेंगे, तो भैया वही कह रहे हैं, अब सन बाबा क्या दिखते हैं, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर रेडिश दिखते हैं। मैम आप एक बात बताओ, इतने कंफ्यूजिंग देने का मतलब ही क्या है, उदाहरण अलग अलग दे दो ना यार। आपने सबसे पहले बोला डिस्पर्जन में सनलाइट का पूरा हाथ है, हाँ भाई है, हो रहा है तो हो रहा है ना, रेनबो दिख रहा है तो दिख रहा है भाई, तुम्हें भी तो दिख रहा है, हो रहा है ना डिस्पर्जन इनटू 7 कलर। मैम फिर आप कह रहे हो कि भैया रिफ्रैक्शन में भी, मैम रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी मैडम सन का पूरा हाथ है, हाँ भाई है, पूरा हाथ है। कैसे हाथ है, डिलेड सनसेट मैडम अर्ली सनराइज, एग्जैक्टली। अब मैम आपने तीसरा एग्जाम्पल दे दिया, वो भी क्या है, दे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दे दिया। मैम ये इतना कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। लाइट स्कैटर हो रही है, लाइट स्कैटर हो रही है, तो देखो क्या हो गई, कौन सी लाइट स्कैटर हो गई, ब्लू लाइट स्कैटर हो चुकी है, ब्लू लाइट स्कैटर हो चुकी है, उसी की स्कैटरिंग की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो गया है, ब्लू लाइट की वजह से, मतलब ब्लू लाइट स्कैटर हो गई है, जिसकी वजह से क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू लाइट स्कैटर हुई है, स्काई का कलर ब्लू है, और हमारी आई तक अब ब्लू तो आएगा नहीं, तो भैया सन जो है, देखो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे सनलाइट ट्रेवल थ्रू अ लॉन्गर पाथ थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो भैया अब सनलाइट को लॉन्गर पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो सनलाइट है भैया जब अपने ऊपर है
तो आराम से शॉर्टर पाथ पे जा रही है। लेकिन जब सनराइज या सनसेट के टाइम पे जब सन क्या होता है बच्चे लोग अर्थ के पोल्स पे होता है, तो पोल्स के लिए बच्चे लोग उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ता है। एक इस तरीके से समझ लेना बच्चे लोग, देखो ये रहा, जैसे मान लिया कि आपकी अर्थ है इस तरीके से, ठीक है, तो जब सन बाबा इधर है, इधर सनराइज या सनसेट हो रहा है, ये सनसेट हो रहा है, यहाँ पे सनराइज हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली अब इसको भैया ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करके आनी पड़ेगी, यहाँ पे भी ज़्यादा करके आनी पड़ेगी। अब जो सन है भैया इधर है, इधर है, मान लो ये छोटू हो जाएगा, ठीक है ना। एलिप्टिकल पाथ में यही वाली चीज़ें तो हो जाती है ना यार, तो वही वाली चीज़ है कि भैया एग्जैक्ट एलिप्टिकल नहीं है पर मतलब थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। देखो सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन को ट्रेवल करना होता है लॉन्गर पाथ, ठीक है, दिस इज द लॉन्गर पाथ बेसिकली। और ये वाला, ठीक है, ये सनराइज के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे, जब कि पूरा दिन वो आराम से छोटा पाथ ट्रेवल करके आता है, ठीक है। ब्लू एंड वॉयलेट लाइट आर मोस्टली स्कैटर्ड अवे, पूरे दिन में वो आराम से ब्लू एंड वाइट मतलब ब्लू एंड वॉयलेट लाइट्स को भी ब्योर में जो VIB कलर की वायलेट इंडिगो ब्लू लाइट्स है उनको आराम से वो स्कैटर कर देता है, भगा देता है, उड़ा देता है, ठीक है, स्कैटर कर देता है। बचा कौन? बचा रेड बेचारा, ठीक है ना। तो भैया लीविंग रेड एंड ऑरेंज लाइट टू रीच आवर आइज, तो भैया इसी वजह से क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे सब बाकी तो स्कैटर हो चुका है, चलो केवल क्या बचता है हमारे पास रेड कलर का ही लाइट होता है, रेड ऑरेंजेस जो हमारी आंखों में पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें जो सन है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है। क्लियर है। इसके बाद क्या है बच्चे लोग, व्हाइट अपीयरेंस ऑफ द क्लाउड, तो भैया क्लाउड भैया व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, बात यहाँ आ जाती है। तो क्लाउड कंटेन लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स दैट स्कैटर ऑल वेवलेंथ्स इक्वली, तो भैया क्लाउड में क्या है, क्लाउड में है बच्चे लोग लार्ज वाटर ड्रॉपलेट। कह रहे हैं भैया क्लाउड व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं मैडम, ना ब्लू दिख रहे हैं ना रेड दिख रहे हैं, चक्कर क्या है, क्योंकि भैया क्लाउड में क्या होती है लार्ज वाटर ड्रॉपलेट, और मैंने बताया था पार्टिकल साइज बड़ा है तो वो बड़ी वेवलेंथ को भी स्कैटर कर देगा, छोटी को तो ऑफकोर्स कर ही चुका है, तो भैया बड़ी को भी स्कैटर कर देगा, जिसकी वजह से क्या दिखते हैं सातों के सातों कलर स्कैटर हो गए हैं, तो इसीलिए कुछ भी नहीं दिखेगा, व्हाइट लाइट दिखेगी, ठीक है, समझ आ गया ये वाली। तो भैया ऑल वेवलेंथ इक्वली उसको स्कैटर कर देगा, सो दे अपीयर व्हाइट। जानेंगे सारे के सारे बच्चे, जो बच्चे जान गए हैं वो लिख दें जान गए मैम हम। अब नेक्स्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट वाइट अपीयरेंस ऑफ द क्लाउड अपन ने देख लिया, ये तो हो ही गया, अभी तो पढ़ा है। अब भैया ये आपका आ जाता है नेक्स्ट होमवर्क प्रश्न, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, ठीक है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग, एक डिस्पर्जन में लिख देना और दूसरा क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट, जल्दी जल्दी बता देना क्या होगा सही उत्तर इन द कॉमेंट्स। चलिए जी, इसके बाद क्या है बच्चे लोग, अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज के प्रश्नों पे। उससे पहले मैं 2 मिनट ले लूँ भाई, पानी वानी पी लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। 15 मिनट का चैप्टर भी नहीं बचा है, एक्सरसाइज के सारे प्रश्न तुम लोगों को दिखा दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे ऑफकोर्स, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश। आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास हुआ होगा, ज़्यादा बड़ी क्लास ना करते हुए। रिकॉर्डिंग चलती है, सब बढ़िया से। ओके, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई, दिस इज ड्यू टू द ह्यूमन आई फोकस को एडजस्ट कर सकती है, इस पावर को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। इजीली देख लिया है, बोर्ड्स में ऐसे प्रश्न पक्का से पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है बच्चों एक्सरसाइज के, तो काफ़ी बार ही रिपीट होते हैं और इनसे बाहर तो कहाँ ही आता है। तो भैया क्या है आपके पास, ये बोर्ड स्टाइल आपको कैसे लिखना है ये आपको दे रखा है, वैसे मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो भैया ह्यूमन आई इमेज कहाँ बनाती है, ऑन द रेटिना, ठीक है ना। तो भैया ये इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हो, ये आपको ऑलरेडी सब पढ़ा दिया है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। चलिए नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, तो भैया एक यंग अडल्ट बच्चे का अगर बात करें, तो भैया एक यंग अडल्ट की बात करा जाए तो नॉर्मल विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर उसका नॉर्मल विजन होता है। कहाँ का लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम, इतना तो डिस्टेंस होना ही चाहिए
दूर, मतलब इतना तो डिस्टिंक्ट विजन का मतलब इतना तो कम से कम दूर होना ही चाहिए। तो बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ दूर देखने का, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज बेसिकली ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मतलब अगर फार डिविजन की बात करें तो भैया फार विजन कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर है, कैसे लिखना है देख लेना, रिपीटेड है और कॉमन है, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी फैक्ट है, ठीक है, जो लिख के आना पक्का से। नेक्स्ट है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल, ठीक है ना। फोकल लेंथ कौन चेंज करवाता है, तो बेसिकली जो लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करेगा दैट इज द सिलियरी मसल, तो वही तो चेंज करवाएगी ना यार। चलो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, तुम्हें ये बताना है कि प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय व्हाट। होमवर्क अगेन, फोर्थ है मेरे हिसाब से, फोर्थ होमवर्क है। नेक्स्ट देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर माइनस का 5.5 डायोप्टर। तो भैया जैसे मान लो एक पर्सन है मेरे जैसा बेचारा बच्चा, उसको माइनस का 5.5 डायोप्टर लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो नेगेटिव पावर देखते ही तुम्हें बताना है कि मैडम उसको कॉनकेव लगा हुआ है। नेगेटिव पावर का मतलब ही कॉनकेव है, ठीक है। उसको बेचारे को फार साइटेडनेस है, मतलब उसको मायोपिया है, ठीक है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस पावर ऑफ प्लस 1.5 डायोप्टर। तो भैया कह रहे हैं अगर उसको अपना नियर विजन सही करना, देखो अब क्या है, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन लेंस ऑफ पावर दिस फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट। अच्छा ठीक है, एक पर्सन का जो मैंने बताया ना कि जिसको दूर का नहीं दिखता, तो भैया दूर का ठीक करने के लिए उसको माइनस का 5.5 डायोप्टर का चाहिए, ठीक है, कॉनकेव चाहिए ऑफकोर्स। और अगर उसको पास का अपना विजन ठीक करना है, मतलब क्या है, प्रेस बायोपिक पर्सन है जिसके दोनों ही खराब है बेचारे को, ठीक है ना। अगर उसको नियर का विजन ठीक करना है तो उसको प्लस 1.5 डायोप्टर चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन। तो भैया फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो पावर होती है बच्चे लोग 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/, में पावर, ठीक है। पहले डिस्टेंट विजन के लिए निकालना है तो लिख देना फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट विजन, पूरा लिख देना तुम। कैपिटल एफ से मत लिखना, कैपिटल एफ फोकस होता है, स्मॉल एफ से लिखना, ठीक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/p, दैट इज 1/ माइनस का 5.5 कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको काट पीट के लिख देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग, नियर विजन की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा बच्चे लोग आपके पास, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/, में 1.5 दैट गोना बी द, ये रहा 5 से 15, 5 दूनी 10, अराउंड 2/3। इसको और काटोगे तो 3 × 18, 3 × 18 ऐसे आएगा। इसको काट दो भाई, इसको भी काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11/2 कितना हो जाएगा 0.11 एकम 11, 11 और 20, 9 बज गए यहाँ पे, और 11 8 88 इतना कुछ आ जाएगा, माइनस का 0.18, ठीक है जी। अटक जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ, उल्लू पुल्लू कर दोगे, नहीं मैडम नहीं करेंगे, बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है। अब जो अपने पास माइनस का 0.18 आया है बच्चों लोग, जो तुम्हारी बेसिकली फोकल लेंथ लिखते हो वो तुम सेंटीमीटर में लिखते हो, तो फोकल लेंथ जब तुम सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितने में लिखना है इसको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो भैया 0.18 को तुम्हें, मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना बचेगा 18.18, ठीक है, रिपीट होएगा। नियर विजन में कितना आया भैया आपके पास 0.66, तो ये मीटर में आया है। मैम आपको कैसे पता मीटर में आया, भैया डायोप्टर जो है वो क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है तो वो एमके सिस्टम को फॉलो कर रहा है, एमके सिस्टम है भैया, मीटर यूज होता है, तो भैया मीटर आएगा अपने पास। अब मीटर है, इसको सेंटीमीटर में इंटू 100 करके कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 66.67 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। खुद से सॉल्व करना सीख लेना, क्लियर है भैया लोग। और अगर आपसे पूछे भैया कौन सा वाला लेंस इनको ठीक करने के लिए चाहिए, तो भैया जिसकी नेगेटिव पावर है उनको क्या चाहिए, मेरी नेगेटिव पावर है भैया, मेरे को कॉनकेव चाहिए। जिसकी पॉजिटिव पावर है, जिसको पास का नहीं दिखता है, जिसको फार साइटेडनेस है, फार का दिख जाता है, उसको क्या चाहिए बच्चे लोग, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। जिनकी दोनों ही गड़बड़ है, जैसे इस बंदे को दोनों ही गड़बड़ है, तो क्या हो जाएगा, इसको प्रेस बायोपिक पर्सन है, इसको बायफोकल लेंथ का इसको लेंस चाहिए, ठीक है, बायफोकल लेंस चाहिए, क्लियर है। इसके बाद क्या है बच्चे लोग, अपने पास द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर, फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात क्या है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला 80 सेंटीमीटर है, मतलब क्या बंदे को दूर का ब्लर दिखेगा, ठीक है। सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है, ठीक है। तो भैया व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम, तो भैया अपन को बताना है नेचर क्या होगा और पावर ऑफ द लेंस कितनी रिक्वायर होगी इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए। तो देखो, डर जाओ, सबसे पहली बात है भैया इन्होंने नेचर पूछ लिया तो मैंने तो देखते ही बता दिया भाई। 80 सेंटीमीटर फार पॉइंट होने का मतलब क्या भाई, मायोपिक पर्सन है, मायोपिक को कौन सा चाहिए भैया, कॉनकेव ही चाहिए, मायोपिक दे दिया, इतना बड़ा हिंट दे दिया, ठीक है ना।
उसके बाद क्या है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर, पावर निकालनी है भैया, पावर 1/f हो जाती है भाई, 1/80 सेंटीमीटर कर देना, गलत आंसर आएगा। क्यों, पावर तो डायोप्टर में होती है भैया। 80 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, पहले 0.8 मीटर, ठीक है, ये तो जाएगा ना, 1 और 2, हाँ बिल्कुल। तो 1/0.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/8, दैट गोना बी ना 8 एकम 8, 9 10, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 8 5 40, ठीक है, 1.25 आ जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे जो पावर चाहिए भैया वो नेगेटिव में चाहिए होती है, बिकॉज मायोपिक पर्सन की जो पावर होती है हमेशा नेगेटिव में ही होती है, ठीक है ना, तो माइनस का 1.25 डायोप्टर, ठीक है। कुछ फैक्ट याद करने हैं, कुछ फैक्ट जो आपको रामबाण से आपके याद हो जाएंगे। मायोपिक पर्सन को कॉनकेव लेंस लगता है और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव में लेती है, और इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स लेंस किसको दिखता है भैया, जिनको फार साइटेडनेस होती है, जिनको पास का सही दिख जाता है भैया, सॉरी दूर का सही से दिख जाता है, पर भैया पास का उनका ब्लर हो जाता है, जैसे पापा लोग, उनको क्या चाहिए, प्लस की पावर्स चाहिए है। समझ आई, चलो अगली बात क्या है बच्चों लोग, अच्छा ये आगे अपना आंसर नेक्स्ट है भैया आपके पास, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो हाइपरमेट्रोपिया को आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, तो आपको एक डायग्राम बनाना है, जो मैंने आपको हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम बनाकर दिखाया था ना, वो जो 3 डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी ने बना के दे रखे हैं इस तरीके से, बल्जिंग वाले, ये आई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक नियर पॉइंट है, ठीक है, नियर पॉइंट किसके लिए है भैया, ये हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, उसके बाद एन डैश है, ये क्या है, नॉर्मल विजन वाले के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें तीनों वो डायग्राम मतलब तीनों बना देने के भैया, नियर पॉइंट दिखाना है पहले में, तो नॉर्मल आई का, फिर उसके बाद सेकंड में नॉर्मल आई किस तरीके से इमेज बनाती है, और भैया फिर क्या है डिफेक्टिव इमेज क्या है, और फिर करेक्ट इमेज उसको कैसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 डायग्राम्स बनाने हैं। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक इज 1 मीटर। तो भैया इन्होंने बता दिया भाई हाइपरमेट्रोपिक है, तो बेसिकली पास का जो है बंदे को इतना दूर से तो दिखेगा, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, आप उसको 1 मीटर दूर बोले तो 25 सेंटीमीटर की जगह उसको 100 सेंटीमीटर चीज दूर करके दिखाई देगी, समझ रहे हो। तो भैया क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो भैया अगर 1 मीटर का उसका नियर पॉइंट है, मतलब कम से कम नियर पॉइंट मतलब कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस तो हो ही हो, तो भैया कह रहे हैं तो बताना आपको कितनी पावर का लेंस आपको रिक्वायर होगा इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। तुम्हें एज्यूम कर लेना है दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियर तो भैया 25 होता है, लेकिन अब उसका जो बेचारे का मायोपिक मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका क्या है 1 मीटर है। क्लियर है। तो भैया आंसर बताना, तो भैया डायग्राम बनाना, सबसे पहले डायग्राम आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप आंसर बताना तो भैया किस तरीके से बताओगे, देखो ध्यान से आंसर देख लेना। देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन्होंने बता रखा है भैया 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। जब तुम इस ऑब्जेक्ट को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर द आई लेंस कैन नॉट इंक्रीज द फोकल लेंथ। तो भैया क्या होता है 25 से तुम अगर आगे ले आते हो, एक सेकेंड ये नहीं है, इसका आंसर तो बताया ही नहीं गया, नहीं बताया मैंने इसका आंसर, चलो करके देख लेते हैं। देखो बच्चे लोग, अ नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, ठीक है ना। What is the power of lens required to correct the defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। तो भैया सबसे पहली बात तो ये 1 मीटर में है, ये 1 सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, और हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है। पावर को हम कैसे निकालते हैं मैडम, 1/4 फोकल लेंथ करके निकाल देते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो मैम फोकल लेंथ जो बेचारे की क्या है 1 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो 1 मीटर में 1 मीटर पावर कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास, एंड में कर लेंगे क्वेश्चन, छोड़ो इसको मत करो, थोड़ा सा बड़ा करवाना पड़ेगा ये, इसको देखो तब तक एंड में करें प्रश्न, ठीक है। देखो क्या है बच्चों लोग, वाई नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज देन 25 सेंटीमीटर। तो भैया अगर 25 से ज़्यादा आगे रखोगे तो हमारी रख के देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रिंटेड पेज उठा के अपनी आँख के पास रख के लेकर आओ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तुम्हारे यहाँ पे दर्द होने लग जाएगा, ऑल्सो तुम्हारी आँखें उसको पढ़ नहीं पाएंगी इजीली। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग क्या होता है, हमारा जो लेंस है, क्रिस्टलाइन जो लेंस है, वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज तो कर सकता है, पर वो लिमिट में चेंज कर सकता है। वो कहता है भाई अनलिमिटेड नहीं हूँ मैं, तो भैया वो क्या कर सकता है, वो एक पर्टिकुलर तक ही चेंज कर सकता है, उसके आगे वो चेंज नहीं करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, तो आई का लेंस क्या है भैया अपनी कैन नॉट इंक्रीज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उससे ज़्यादा वो अपना कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सॉरी इट्स कर्वेचर, तो भैया वो अपना कर्वेचर और नहीं बढ़ा सकता, मतलब अपनी फोकल लेंथ उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता, ठीक है ना, अपनी फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं कर सकता बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। आई कैन नॉट अकोमोडेट सफिशिएंटली, तो जिसकी वजह से क्या है भैया आई अकोमोडेट नहीं कर पाती, छोटा बड़ा नहीं कर पाती, ज़्यादा फोकस मतलब कर्वेचर को इतना ज़्यादा
जिसकी वजह से इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड शार्पली ऑन द रेटिना, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना पे शार्प नहीं बन पाती, इस वजह से क्या है हम ज़्यादा पास से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड एंड कॉज आई स्ट्रेन, तो जिसकी वजह से क्या होता है ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास ले आओगे तो ब्लड दिखेगा और साथ में आई स्ट्रेन मतलब आईज में दर्द होने लग जाएगा, तुम्हें प्रेशर आएगा पूरा आईज पे। नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो देखो क्या कह रहे हैं, अगर तुम क्या करते हो कि भाई अगर तुमने ये इमेज बनी हो, ठीक है, तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट है ना इसका मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, इमेज के डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ा देते हो। तो देखो बच्चे लोग इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू रेटिना, ठीक है, रिमेन एसेंशियली कांस्टेंट। तो बेसिकली बच्चे लोग इमेज का डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस रहता है भैया, जितना लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस रहेगा इमेज का, तो ठीक है, फिक्स्ड बाय ज्योमेट्री ऑफ द आईबॉल, जो कि आईबॉल की ज्योमेट्री ने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जैसे इलोंगेटेड आईबॉल होती है तो हमने देखा है कि भैया इलोंगेशन में तो पहले ही बन जाएगी इमेज, ऐसी वाली चीज़ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे, जब तुम मान लो कि ये देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, मेरे को अभी एक इमेज बनी हुई है, जैसे जैसे मैं इसको दूर लेकर जा रही हूँ, इसको मैं फार्दर लेकर जा रही हूँ, तो बेसिकली क्या होता है भाई, लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है वो तो कांस्टेंट ही है, उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ठीक है। आई लेंस बिकम थिनर, लेकिन मेरा आई लेंस क्या हो जाएगा बच्चों लोग, लेंस थिनर हो जाएगा, सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इसको पास दूर लेके जा रही हूँ वैसे वैसे क्या हो जा रहा है, देखो दूर लेके जाने से क्या हो रहा है, ठीक है, दूर लेके जाने से क्या हो रहा है, लेंस थिन हो रहा है, थिन, ठीक है, सिलियरी मसल क्या हो जा रही है, रिलैक्स हो जा रही है, एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, ताकि क्या हो जाए, शार्प इमेज कॉन्टिन्यूसली बनती रहे ऑन द रेटिना। दस द आई एडजस्ट फोकल लेंथ, तो भैया बेसिकली किसने एडजस्ट किया, जो आपके पास लेंस है उसने एडजस्ट कर लिया अपनी फोकल लेंथ, जिसकी वजह से क्या होगा, इमेज स्टे करेगी ऑन द रेटिना। क्लियर है बच्चे लोग। अगला प्रश्न है बच्चे लोग ये रहा आपके पास, दैट वाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों करते हैं, अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका रीजन क्या है बच्चे लोग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसने नहीं पढ़ा एक बार देख लेना, मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, स्किंटिलेशन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो अब कह रहे हैं कि ठीक है स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं क्योंकि वो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं, तो प्लैनेट भी ट्विंकल करते दिखाई देने चाहिए ना भाई, सन ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा है, मून ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा है, साथ में इतने सारे प्लैनेट्स है भाई, मंगल बुध सबको ट्विंकल करना चाहिए। तो भैया देखो रीजन है, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ, तो भैया प्लैनेट्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली अर्थ के पास होते हैं, एंड देयरफॉर अपीयर एज एक्सटेंडेड डिस्क्स नॉट पॉइंट सोर्स, इसीलिए वो कोई पॉइंट सोर्स नहीं दिखाई देते, जैसे स्टार्स आर द पॉइंट सोर्स, इतने छोटे से स्टार्स दिखाई देते हैं, जबकि चांद हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों बच्चे, क्योंकि भैया वो अर्थ के काफ़ी पास है, ठीक है ना। अगर चांद बहुत दूर होता तो चांद भी हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट ही दिखाई देता ना यार, तो वही वाली चीज़ है कि भैया ये हमें एक्सटेंडेड डिस्क की फॉर्म में दिखाई देते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेटरी डिस्क undergoes random refractions, the fluctuation from different parts average out and hence net brightness remains essentially steady and planets do not twinkle। देखो ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, लाइट ने हमारी आंखों में एंटर किया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेटरी डिस्क, तो भैया देखो ये हमें इस डिस्क की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब लाइट जो भैया वो इधर से भी दिखाई दे रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, लाइट सभी जगह से आ रही है। ये तो केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चे लोग, यहाँ पे तो एक ही जगह से लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे तो भैया ये पूरा चांद है भाई, पूरी डिस्क है, कभी लाइट यहाँ से, कभी इधर से, इधर से, इधर से, हर जगह से लाइट दिखाई दे रही है, जिससे क्या हो रहा है बच्चे लोग, जो भी छोटी मोटी जो फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि देखो डेंसिटीज का फर्क तो है ही, लेकिन जो ये फ्लक्चुएशंस हो रही है ना डेंसिटीज की, इनको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट से आने वाली लाइट एवरेज आउट कर दे रही है। मान लो ये वाला पार्ट तुम्हें इधर दिखाई दे रहा है, मान लो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हें इधर दिखाई दे जाएगा, तो अल्टीमेटली एवरेज आउट होती रहती है ये वाली चीज़ें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेट ब्राइटनेस रिमेन्स एसेंशियली स्टेडी एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, जिसकी वजह से नेट ब्राइटनेस क्या रहती है, स्टेडी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ज़्यादा इतनी चेंज वेज नहीं होती है, जिसकी वजह से तुम्हें ट्विंकल करते प्लैनेट्स नहीं दिखाई देते। क्या इतना क्लियर है मेरी प्यारी प्यारी सखियों में सखाओं? अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट्स में बता दो, ठीक है, ओके। अब अपना अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों लोग, ये रहा अपना लास्ट प्रश्न है ये वाला एक्सरसाइज का। क्या कहता है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो भैया जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, हम स्काई को देखते हैं, हमें स्काई दिखता है नॉर्मल आइज से ब्लू कलर का, वो स्काई को देखते हैं तो भैया उनको स्काई दिखता है ब्लैक कलर का। मैं ऐसे कैसी बात करूँ भाई, देखो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है ना, वही वाली चीज़। तो भैया इन स्पेस की बात करें
तो अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर देयर इज़ नो एयर और एनी एक्सटर्नल थिन मीडियम। तो भैया वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, हमारे यहाँ पे मीडियम है एयर का, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है इन द स्पेस, ठीक है, जो स्कैटर करे सनलाइट को। सनलाइट को स्कैटर करने के लिए जब कोई मीडियम ही नहीं है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। तो भैया देखो, स्पेस में क्या सन नहीं है अर्थ पे वही सन का कलर ब्लू, मतलब अर्थ पे वही जो सन की वजह से जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो सराउंडिंग्स है, जो आकाश है ना, स्काई का कलर ब्लू है। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स, लाइट को स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स ही नहीं, वहाँ पे मीडियम ही नहीं है, वहाँ एयर ही नहीं है, तो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आएंगे भाई, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो भैया वही वाली चीज़ है कि भैया अर्थ इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू होती है, ठीक है ना। अर्थ तो क्या करती है भाई, अर्थ पे तो पूरा एयर है, वहाँ पे छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं। बेसिकली शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, जैसे कि ब्लू वॉयलेट कलर की, इसी वजह से ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई हमें अपीयर होता है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने बोला है रेली स्कैटरिंग या फिर टिंडल टाइप एक्सपेक्टेशन इन एनसीईआरटी, जो हमने पढ़ी भी है। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज नेग्लिजिबल स्कैटरिंग। तो भैया अब जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है स्पेस में, तो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग होगी भी तो बहुत ही ना के बराबर होगी, इसलिए स्काई जो होती है वो ब्लू या फिर डार्क कलर का दिखता है एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है। तो भैया सॉरी ब्लैक या फिर डार्क, ठीक है, तो ये तो ब्लैक या फिर बहुत डार्किश ब्लू दिख जाए मान ले बेशक से, ठीक है। तो ऑल्दो द सन एंड स्टार्स आर स्टिल विजिबल, क्योंकि उन्हें भी सन स्टार्स अब विजिबल होंगे, बट स्टिल उनको वो इन्वायरमेंट जो है, उनको जो वो स्काई का कलर है वो ब्लू नहीं दिखेगा, उन्हें वो डार्क दिखाई देगा। क्लियर है, डन है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स इट फॉर द क्लास। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया हो, एंड इफ यू रियली रियली लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक प्रश्न जो आपका रह गया था वो प्रश्न हम कर लेते हैं। ये था या कौन सा वाला क्वेश्चन रह गया था भाई अपना, कहाँ गया, ऐसा ही कुछ था, 8th 9th तो था मेरे हिसाब से, 11th हो गया, 10th हो गया, 8th नहीं हुआ क्या, 8th भी हो गया, इससे पहला था 8th से पहला 7th ना, नहीं ये भी हो गया, ये हो गया 6th तो हो ही गया, 7th तेरा, इसका आंसर बताती हूँ, एक सेकंड रुको। जस्ट अ सेकेंड, इसका आंसर चेक करते हैं एक बार अपना। Make a diagram to show how hypermetropic eye is corrected and the near point of hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of lens required to correct this defect? देखो जी, डायग्राम तो अपन ने यहाँ से देख लेंगे। कहाँ गया भाई, डायग्राम भी नहीं मिल रहा, ये रहा, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली अपनी नोटबुक्स में ये वाला डायग्राम आप लोग फटाफट से सारे के सारे बच्चे बनाओ जल्दी जल्दी। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वो क्या आंसर हो जाएगा भैया आपका, 3 डायोप्टर इसका आंसर होएगा ना, ये लो। देखो पावर हमारे पास होती है 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है ना। और अभी हमें फोकल लेंथ जो है वो पता है इसकी क्या, मतलब हमें नियर पॉइंट पता है और हमें ये पता है कि भाई एक्चुअल कितना होता है और इसमें डिफेक्टिव कितना है, ठीक है। तो डिफेक्टिव वाला हमारे पास नॉर्मल हमारे पास कितना होता है 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ द 0.25 होता है अपने पास नॉर्मल, ठीक है। और जो अपने पास ये इन्होंने दे रखा है दैट इज़ द 1 मीटर, 1/1 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अराउंड, मतलब इसका फॉर्मूला तुम ऐसे लिख लेना कि 1/, में जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, अपॉन में ये देखो ऐसे लिख देना, पावर इज इक्वल्स टू 1/, में n माइनस का 1/, में n डैश, ठीक है। तो ये जो n है यहाँ पे क्या बताएगा, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई
और ये क्या बताएगा आपको, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो ऐसे कर देना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट कटेगा, ऊपर 100 आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 माइनस का 1 इक्वल्स टू प्लस का 3 डायोप्टर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछ रखा था, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो भैया 3 डायोप्टर की पावर हमें कम से कम चाहिएगी, क्योंकि ओरिजिनल के लिए हमें 4 चाहिए होता है और इसमें डिफेक्ट कितना है 1 का, तो हमें कम से कम 3 डायोप्टर की पावर चाहिए इसको सही करने के लिए। ठीक है जी, समझ गए ये वाली बात। तो प्लस का 3 डायोप्टर होगा, और प्लस का कैसे आंसर आया मैम, आपको कैसे पता चला बच्चों, दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई, तो अपना आंसर करेक्ट है, प्लस का 3 है, मतलब कि प्लस आते ही मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास, दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे के सारे प्रश्नों के आंसर्स जो भी आपके होमवर्क वाले हैं उनको कमेंट्स में जरूर से देना, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, मजा आया है तो भैया प्लीज यार कमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स ही है ना, वही दिखाएंगे टीचर ने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, इतनी सारी मेहनत का एक छोटा सा तो बनता है। ठीक है, राधे राधे बच्चों लोग। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण आपको कुछ इस तरीके से करना है कि जितने भी लोग आपके साथ बैठे, महफूज बैठे बच्चे लोग, उनको ऐसा ना फील हो, ना तो तुम कभी उनको बॉडी शेमिंग करवाओ, ना ही किसी महिला को या किसी पुरुष को असुरक्षित महसूस करवाओ। ठीक है, हैव वेरी वेरी नाइस नाइट एंड गुड नाइट।